नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विकास शर्मा आपका अभ्युदय आईएएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, हमने फ्राइडे तक बैंकिंग एवं मौद्रिक नीति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसमें ऑलमोस्ट हमने 90 to 95% पूरा चर्चा कर ली थी। अब जब हम उस समय चर्चा करते हो तो मैंने आपसे कहा था कि साहब एक सिचुएशन आई थी हमारे डीमोनेटाइजेशन की। उस समय बैंकों में ये CRR और SLR को कैसे नियंत्रित किया था, उसके बारे में मेरी आपसे बात थी कि वो केस स्टडी हम चर्चा करेंगे। आज एक तो इस केस स्टडी को चर्चा कर लेंगे, दूसरा साथ ही साथ जो मॉनेटरी सप्लाई हमने पढ़ी थी उसमें हमने कुछ मानक देखे थे कि भैया कैसे आप मेज़र करते हो अपनी अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा आ गई है। वो M0, M1, M2, M3, M4 उन चारों को भी आज समझ लेंगे। उसके बाद हमारा यूँ मान के चलें कि आप ऑलमोस्ट बैंकिंग एवं मौद्रिक नीति कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और रह रही थी, वो वर्चुअल करेंसी की। आपने कहा था कि सर जो आज के समय में मुद्रा चल रही है बिटकॉइन है, तो क्या ये जो जितनी भी क्रिप्टो करेंसी हैं ये मुद्रा के अंतर्गत आती है नहीं आती। देखो, इस फॉर्म ऑफ मुद्रा है जिसको हम वर्चुअल करेंसी बोलते हैं, उसके बारे में भी हल्का सा हम डिस्कस कर लेंगे, तो आपको वो विषय भी ध्यान में आ जाएगा। और आपने अवश्य इन 2 दिनों का उपयोग सैटरडे और संडे का रिवीजन करने में ज़रूर किया होगा, और नहीं करेंगे तो मेरा तो अब कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाना है। तो आशा करता हूँ जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज अवश्य कर लेना, नहीं तो जो भी समय तुम मेरे साथ गुजार रहे हो ना वो सब खराब जाएगा। चलें, आज के इस केस स्टडी को डिस्कस कर लें। थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ, उसके बाद हम इसमें आगे उड़ान भरेंगे इस चैप्टर में। देखो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, मित्रों, CRR और SLR हमने समझा था, यहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना। CRR आप सभी जानते हो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है। अब ये जो कैश रिजर्व रेशियो है इसके बारे में भी आपको जानकारी है ही अब, कि ये सब कहाँ होता है। ये जो हमारी बैंक्स होती हैं, ये बैंक RBI में कुछ प्रतिशत पैसा जमा कराती हैं। अच्छा, ये जमा कराना इनके लिए मैंडेटरी होता है। क्या होता है? मैंडेटरी होता है। अच्छा, जमा क्यों कराती हैं? जमा इसलिए कराती हैं कि भैया बुरे वक्त में RBI ने कह रखा है कि भैया तुम तो भैया लाभ के लिए कितना भी लोन बांट दोगे, और यदि वो लोन डूब गया या तुम्हारे ऊपर एक दायित्व होता है, लाइबिलिटी होती है कि जनता ने तुम्हारे पास पैसा जमा करा रखा है, तो भैया वो पैसा मांगने आ गए तो फिर पैसा कहाँ से दोगे? कुछ तुम्हारे पास साइकिल चलाने के लिए, धंधा चलाने के लिए कुछ तो ऐसी कैपिटल हो, तो भैया वो CRR के रूप में इनको रखनी पड़ती है। अच्छा, कितनी रखनी पड़ती है? देखो, वर्तमान में जो दर है ना वो है 4%। समझ गए? मैं आपको इसको भी और थोड़ा सा स्पष्ट कर दूंगा, वैसे इसके बारे में हमने खूब चर्चा कर ली है। अच्छा, SLR क्या होती है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात होती है। अच्छा, SLR भी क्या होता है? RBI ने तय कर रखा है कि आपको मैंडेटरी रूप से, ये सांविधिक मतलब वैधानिक रूप से आपको 21.5, अभी 21.5 है, 21.5% SLR जमा करके रखनी पड़ेगी। अच्छा, ये तो CRR तो आपको रखनी पड़ती है RBI के पास, लेकिन SLR को आप बैंक अपने पास ही रख सकता है। और हम जानते हैं कि 3 फॉर्म में ये रखते हैं हम। कैश फॉर्म में आप SLR रख सकते हो, गोल्ड फॉर्म में रख सकते हो, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में रख सकते हो। ध्यान है, वही पुरानी चीज़ें बता रहा हूँ, कोई नई चीज़ आपसे चर्चा नहीं कर रहा ना। इतना समझ गए ना? अब इसको देख लो, एक सिनारियो में देखो। हम सभी जानते हैं कि जो 4% और 21.5% हम किसका निकालते हैं? 4% ऑफ NDTL। NDTL का 4% निकाल के सेव करते हैं। इसी तरीके से 21.5% जो हम अलग से निकालते हैं ये SLR, ये भी हम NDTL का निकालते हैं। स्पष्ट है? देखो, जो हमने पढ़ लिया है ना उसी को मैं आपसे केवल आपके दिमाग में जा जाके आपको पूछने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अपने आप से खुद पूछ लिया करो, जब भी पूछूंगे भाई बताओ तो तुरंत खुद ही आंसर दे लिया करो। अच्छा, अभी जो NDTL है इसको क्या बोलते हैं? नेट डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटी। चलो, क्या बोलते हैं? नेट डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटी। अब इसमें देखो, अच्छा इसका आपको मैं बता देता हूँ। निवल मांग एवं आवधिक ये देयता होगी, लाइबिलिटी है ना।
देयता, मतलब किसका आपको 4% रखना पड़ेगा। आपको जो नेट है, हमने नेट अभी देखा था, आपको ये भी ध्यान होगा, एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट, वो भी मैं अभी आपको ब्रीफ कर दूंगा। चलो ये समझ गए ना, निवल मांग एवं आवधिक जमा। ये देख लो, आप जो बैंक में पैसा जमा हुआ है उसका मांग मतलब डिमांड, इससे क्या तात्पर्य हो गया, अरे भैया मैंने मेरी सेविंग जो बैंक में जमा कर रखी है, मैं कभी भी मुंह उठा के पहुंच जाऊंगी, लाभ मेरा पैसा दो, जा सकता हूँ ना लेने, मेरा ही पैसा है ना। तो ये जो डिमांड लेने में जाता हूँ, पैसा मतलब पैसा लेने जाता हूँ, मांग कर सकता हूँ मेरे पैसे की, ये तो भैया डिमांड वाले पक्ष में पैसा कहलाता है। समझ गए। इसमें क्या आ गया, मेरे सेविंग डिपॉजिट आ गई, है ना। अपने अकाउंट जो होते हैं सामान्यतः अपने परिवारों के, वो सेविंग अकाउंट खुले हुए होते हैं। अच्छा, जो बिजनेस करते हैं उनका होता है करंट अकाउंट होता है। अच्छा, ये जो बिजनेस वाले और ये सेविंग अकाउंट वाले को जो पैसा जमा है बैंक में, ये कभी भी लेने जा सकते हैं ना, कभी भी तुम तुम्हारा पैसा लेने जा सकते हो ना। ठीक है, ये किस में आ गया, आपका मांग में आ गया। अच्छा, आवधिक जमा क्या होता है, टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट भी आप सभी जानते हो, जैसे पिताजी अपनी बच्ची के ब्याह के लिए एफडी करवा के रखता है ना, कि 5 साल की, 10 साल की। कोई नालायक बेटा होता है तो उसके लिए भी भैया एफडी करा के रखता है कि ये जब बड़ा होएगा तो इस पर पैसा खर्च करना पड़ेगा भैया, कोई दुकान खुलानी पड़ेगी, कुछ इसको ज़बरदस्ती के धंधे में डालना पड़ेगा, तो कुछ सेविंग करके रखो। तो भैया देखो, उसके लिए भी आप टर्म डिपॉजिट कराते हो, जैसे एफडी कराते हो, वो किस में आती है। और आप सभी जानते हो एफडी एक पर्टिकुलर समय के लिए होती है, उस पर ब्याज अधिक मिलता है और बीच में आप जाके सीधे लेके नहीं आ सकते। अगर आप सीधे बैंक के पास पहुंच जाते हो, मेरे एफडी दो, तो हम क्या बोलते हैं, आपको अपनी एफडी तोड़वानी पड़ेगी। तोड़वानी पड़ेगी से क्या तात्पर्य, यदि 10% यदि आपको ब्याज तय किया था हमने एफडी पे देने का एक पर्टिकुलर समय के बाद, और आप पहले ही तोड़वा लेते हैं, तो आपको एक तो उस पर कम ब्याज दर मिलेगा या वह ब्याज दर मिलेगा जो हम सेविंग अकाउंट पे देते हैं। समझ गए। 10% पे आपने कराई थी तो आपको 6%, 6.5%, 5% पे क्या बोलेंगे साहब, इतना ही हम आपको ब्याज देंगे, क्योंकि आपने एफडी बीच में ही तोड़वाई है और उससे कुछ चार्जेस और काट लेते हैं। समझ गए। तो ये कौन सी कहलाती है, टर्म लाइबिलिटी कहलाती है। लेकिन ये दोनों पैसा आप मांग नहीं जा सकते हो ना भैया, आप ही का तो पैसा है। तो आवधिक में जैसे क्या आ गई, आपकी एफडी आ गई, ये अन्य जो भी डिपॉजिट्स कराते हैं तो इसके अंतर्गत आ गई। अच्छा, निवल मांग एवं आवधिक देयता समझ गए ना। देखो क्या है, ये सारा रिवाइज कराने के लिए इसे ज़रूरत पड़ती है कि ये जीवन जो आपका है ना तैयारी का, ये हमने भी गुजारा है। और भैया मैं तो मेरी बात कर लेता हूँ, जिसका बचपन सामान्य गुजरा है, अब हमने तो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करी नहीं था भैया, हम तो जानते हैं ना, हम तो पढ़ते नहीं थे। तो भैया कुछ विद्यार्थी हमारे ऐसे भी होंगे जो रिवीजन ही यहीं पर कर रहे होंगे, है ना, देखते तो ज़रूर होंगे, लेकिन फिर रिवीजन ही आप यहीं पर कर रहे होंगे। तो देखो, एक बार आपका भी रिवीजन हो जाएगा और जिनने पढ़ लिया उनका पुनः रिवीजन हो जाएगा। और इसको बड़ा कंसाइज वे में हम इसको बताते जा रहे हैं। और ध्यान करो भैया, ये सारी चीज़ जब ये आपसे मैं केस डिस्कस करूंगा ना, तो सब रिफ्लेक्ट होने वाली है ये। अच्छा, अब एक बार देख लेते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है ना, जिसको हमने देखा था कि बैंक की दो साइड होती है, एक एसेट होती है और एक लाइबिलिटीज होती है। लेकिन हम लाइबिलिटी के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एनडीटीएल का ही हमें पैसा रखना है। अच्छा, लाइबिलिटी जो आपका उत्तरदायित्व, यदि विकास जी ने कोई बैंक खोल रखा है तो मेरा प्रथम उत्तरदायित्व क्या है कि जिनने आप लोगों ने जो पैसा मेरे बैंक में जमा कराया है, मैं उसको वापस लौटा सकूँ, है ना। भैया कभी भी मांगने आ जाओ तो ये थोड़ी मना कर सकता हूँ मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप कह दो कि भैया मैंने तो इसलिए थोड़ी पैसे जमा कराए थे कि तुम इसको भैया मुझे समय पर नहीं प्रोवाइड कराओ, है ना। बैंक ये मना तो कर ही नहीं सकता, उसे तो पैसे देने ही पड़ेंगे। तो ये आपका उत्तरदायित्व है कि मतलब आपकी जो सेविंग डिपॉजिट है, जो सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट है, तो डिपॉजिट क्या कहलाएगी, बैंक की लाइबिलिटी कहलाएगी ना। अच्छा, इसी तरीके से आपकी जो टर्म डिपॉजिट है, एफडी वगैरह हैं, उसके लिए भी मना नहीं कर सकता ये। हाँ, कुछ पेनल्टी और ब्याज कम में आपको वापस लौटानी तो पड़ेगी इसको। तो भैया क्या है, टर्म डिपॉजिट। ये दोनों आपकी लाइबिलिटी मतलब बैंक की लाइबिलिटी कहलाती है ना। अच्छा, अब आगे देखो, बैंक की कुछ लाइबिलिटीज और होती हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, सेविंग में आपने जो 100 रुपये जमा कराए, कितने 100 रुपये जमा कराए, अब आपको 6 महीने पे इस पर कुछ ब्याज भी तो देता है, ये 3%, 3.5% कुछ ब्याज भी देगा। तो जो ब्याज आपको दे करेगा, ये भी इसकी भैया लाइबिलिटी है, ये भी इसकी क्या है, लाइबिलिटी है। स्पष्ट है।
अच्छा एक चीज़ और देख लो, एक होता है मेरे दोस्तों ओवर ड्यू ऑफ फिक्स डिपॉजिट। जैसे कि भैया 1 वर्ष के लिए मैंने एफडी कराई थी, अब 1 वर्ष में मैं लेने तो गया नहीं, अब भैया ये 1 वर्ष के लिए तो एफडी थी लेकिन पैसा तो बैंक भी पड़ा है ना। मान लो 1 वर्ष तक आपको अधिक दर पर एफडी का ब्याज देना था, लेकिन 1 वर्ष बाद तो एफडी रही नहीं। अच्छा लेकिन ये एफडी का पैसा तो भैया अभी आपके बैंक में पड़ा है ना, तो 1 वर्ष बाद भी बैंक की लायबिलिटी है कि भैया इस एफडी का पैसा संभाल के रखो, कभी भी विकास जी अपनी एफडी तोड़वाने आ सकते हैं। बेटी के ब्याह के लिए छोरा बिगड़ गया, उसके लिए जो पैसा इकट्ठा कर रखा है, तो ये ओवर ड्यू एफडी भी आ गई। ये मोटे मोटे आप डिपॉजिट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत देखते हैं जो आते हैं। सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, ब्याज जो दे होगा वो डिपॉजिट, और ओवर ड्यू ऑफ एफडी ये डिपॉजिट, ये किस में आ गई? लायबिलिटीज़ में आ गई। अच्छा एनडीटीएल आप सभी जानते हो कैसे निकालते हैं। ग्रॉस डिमांड पहले हम निकालते हैं जीडीटीएल। जीडीटीएल में आप देख लो भैया, सेविंग की जो आपकी डिपॉजिट है, आपकी जो टर्म डिपॉजिट है, ये दोनों हम जोड़ देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जीडीटीएल ग्रॉस। ये ग्रॉस है भी, डिमांड और टर्म लायबिलिटी। अच्छा इसमें से हम एक घटा देते हैं टर्म, जिसको हम बोलते हैं आईबीएल। ये इंटर बैंक लायबिलिटीज़ होती है। इंटर बैंक लायबिलिटीज़ मतलब आपस में जो कैश का लेन देन करते हैं ना, वो इसमें घटा देना होता है। जैसे कि आपने मेरे से पैसे लिया, तो हमें मालूम है ना भैया कि ये जो अभी हमारे पास लायबिलिटी तो नहीं है, लेकिन आपको पैसा लेना है ना, इसी लेन देन में से करते हैं, तो उसमें से भैया इंटर बैंक लायबिलिटीज़ घटा दी जाती है। इसके बाद जो बचता है ना, उसी को बोलते हैं एनडीटीएल। और यही जो एनडीटीएल है, जिसको हमारे बैंकों के बैंक, सभी बैंकों के पापा जी आरबीआई आधार मानकर मापदंड तय करते हैं। यहां तक समझ गए? धीरे धीरे चलो, पूरा केस स्टडी समझ में आ जाएगा। क्या है दोस्तों कि ये जो विमुद्रीकरण की जो समस्या हुई थी ना उस समय, सीआर एसएलआर से संबंधित समस्या आई थी, इसको जब तक ये आप बेसिक एनवायरनमेंट दोबारा से पिक्चर का स्टार्टिंग नहीं देखोगे ना, तो लास्ट में हम जोड़ नहीं पाएंगे इसको। अच्छा अब मुझे एक चीज़ और बताओ, जिसको आपने कई बार रिवाइज कर लिया हमारे साथ में, सीआरआर और एसएलआर यदि बढ़ी हुई होगी तो क्या होगा? बैंक के पास आगे ऋण देने के लिए पैसा कम होगा। अच्छे से जानते हो आप। अच्छा ऋण कम, अगर ऋण आगे देने के लिए पैसा कम होगा तो क्या स्थिति बनेगी अर्थव्यवस्था में? बैंक के पास क्या है? लोन आगे देने के लिए पैसा कम है। अच्छा लोन देने के लिए आगे पैसा कम है, तो मुझे एक चीज़ बताओ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अब आपके पास लोन देने के लिए पैसा कम है लेकिन लोन लेने वाले ज़्यादा हैं। जैसे किसी को अपना बिजनेस का एक्सपांशन करना, बिजनेस बढ़ाना है, नया कोई व्यापार खोलना है, मकान बनाना है, तो इन सभी कामों के लिए आपको अब क्या है? लेने वाले तो ज़्यादा हैं और लोन आपके पास अब देने के लिए कम है। तो आप क्या करते हैं? इसकी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं लोन की। क्या? इसकी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। अच्छा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या हो जाएगा? अब भैया इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आपको जैसे कोई अपना व्यापार को, नया व्यापार खोलना है या नया व्यापार बढ़ाना है, कोई स्टार्टअप करना है, जिसके लिए आपको लोन चाहिए। भैया पहले ही तो नया तो व्यापार कर रहा हूँ, ऊपर से यदि मुझे अधिक ब्याज दर पे लोन मिलेगा तो मैं क्या अपना बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास करूँगा क्या? पहले ही बड़े खतरे हैं। तो भैया क्या होगा? इसकी डिमांड कम हो जाएगी, मतलब लोग बिजनेस को बढ़ाना कम कर देंगे। यदि बिजनेस को बढ़ाना कम कर दिया, अपने व्यापार को बढ़ाना मैंने कम कर दिया, व्यापार समृद्धि बोल देता हूँ ना, इसको यदि आपने कम कर दिया तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? बड़ी सिंपल सी बात है। देखो इसका एक तो इफेक्ट पड़ेगा, हमारे देश में जो एक्सपोर्ट होता है ना भैया, एक्सपोर्ट भी तो कम होगा। जब भैया हम हमारा उत्पादन ही नहीं बढ़ा रहे हैं या उत्पादन के नए संसाधनों का विकास ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। विदेश से हम जो भैया सामान भी तो कम ही भेजेंगे, कम बढ़ेगा तो कम जाएगा आगे। आगे देखो इससे आगे क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे भैया एक्सपोर्ट यदि कम होगा, समझ गए, तो हमारे जो बेचारे बेरोजगार हैं ये दुखी हो जाएंगे। दुखी क्यों हो जाएंगे? कि भैया इनको रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार कम मिल रहा है। अरे भैया उत्पादन ही कम हो रहा है तो हमारे यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ जाएगी ना। सब देखो बड़े गुस्से में है, परेशान है। अब मुझे बताओ रोजगार ही अगर कम है तो सरकार का जो कर संग्रहण है भैया,
कर संग्रहण में भी कमी आ जाएगी। बड़े प्रेम से एक एक चीज़ समझते जाना, एक बार समझ गए ना तो आगे तक का संकट हमेशा के लिए ख़त्म। अच्छा, यहाँ तक का क्या कहानी चली समझे? अरे भैया बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा कम होगा तो लोन तो आपको देना है, लेने वाले तो बहुत सारे हैं भारत में, और भैया लोन फिर अपनी महंगी दर पे देगा। क्योंकि सपोज करो भैया बैंक का आपने पहले ही अधिक पैसा तो CRR SLR में रोक के रख लिया। जो स्थिति हमारी कब की थी भैया, जो आर्थिक उदारीकरण हुआ था उससे पहले की स्थिति थी, उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा। जैसे देख लो भैया, आर्थिक उदारीकरण से पहले लगभग 52 से 53% हमें बैंक को CRR और SLR में जमा करके रखना पड़ता था। अब उनके पास है ही 48% पैसा भैया कमाई करने के लिए। अब भैया 48% जो पैसा है उसमें कमाई करने के लिए आपको ब्याज दर तो बढ़ानी पड़ेगी। कम पैसा है तो भैया आपको ब्याज दर बढ़ाओगे तभी तो आप अपने खर्चे और अपना लाभ निकाल पाओगे। इसलिए भी भैया हमारा लोन महंगा हो गया, और हम आगे जिसको देंगे तो अधिक इंटरेस्ट रेट पे देंगे। बिजनेसमैन लेने जाएंगे तो भैया बिजनेसमैन अब क्या करेंगे, लोन क्यों लेंगे इतना महंगा। और उसके बाद भैया आपका एक्सपोर्ट कम होगा, और भैया सिंपल सी बात है, एक्सपोर्ट कम का सीधा हमारा प्रभाव पड़ता है रोजगार पर। रोजगार में कमी होगी तो सरकार को क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे भैया सरकार को टैक्स कलेक्शन आपका कम हो जाएगा, कर संग्रहण कम हो जाएगा। अच्छा, कर संग्रहण कम होने से क्या हो गया? देखो ये कितनी मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड होती है हमारी अर्थव्यवस्था है। आप जब भी देखो, जब भी मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज होती है ना, या तो शेयर मार्केट ऊपर बढ़ जाता है या नीचे बढ़ जाता है। वैसे शेयर मार्केट मेरे हिसाब से तो प्योर रूप से सट्टा है ना। बिल्कुल अनजान आदमी को तो हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। मतलब ऐसे माचिस से जला के आग लगा दे तो बढ़िया है शेयर मार्केट को, कोई लेन देन नहीं है, समझ गए। खूब पैसा बेचारे दुनिया का लुटता है। कोई म्यूचुअल फंड में भी भैया देख लो, कहने की बात ये कि इतनी दर बढ़ रही है, सबको इतना लाभ होता है, लेकिन अल्टीमेटली मैंने भैया जो FD का ब्याज मिलता है उससे 1-1.5% ज़्यादा किसी का फलता फूलता नहीं देखा। आम जनता का तो बिल्कुल भी नहीं देखा, समझ गए। टैक्स कलेक्शन तक पहुंच गए थे हम। अब भैया मुझे एक बताओ, ये जो टैक्स कलेक्शन कम हुआ है तो सरकार क्या करेगी? अब सरकार को तो भैया राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी पे स्कीमें चलानी है। अब चलानी है तो भैया उनको तो पैसा चाहिए, तो कहीं से उधार लेके आएगी, या तो जनता से लेगी या बाहर से उधार लेके आएगी। तो भैया हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा। ये फिस्कल डेफिसिट क्या है सर, ये भी समझेंगे। अभी तो ये समझ लो कि ये भैया हमारी उधारी बढ़ गई। अब भैया हमारी उधारी बढ़ेगी, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, तो हमारे साथ एक समस्या और आ जाती है जिसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। देखो सारी चीज जुड़ी हुई है भैया एक साथ। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट से मतलब मेरा ये है भैया, इसको सिंपल यूँ समझ लो कि एक्सपोर्ट यदि आप ज़्यादा करते हो, एक्सपोर्ट यदि आप कम करते हो और इंपोर्ट आप यदि अधिक करते हो, तो हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या है उसको क्या बोलेंगे भैया, कि हमारे यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना। कि हम बाहर विदेश से तो ज़्यादा सामान मंगाते हैं और हमारे यहाँ से कम सामान भेजते हैं। और भैया विदेश से सामान मंगाएंगे तो रुपए में नहीं लेते हैं, वो डॉलर में लेते हैं। अच्छा, एक प्रश्न राहुल ने मुझसे पूछा था कि सर ये बताओ सर, ये हम रुपये में पेमेंट करें तो उनको क्या दिक्कत है? देखो राहुल, बड़ी सिंपल सी बात है, रुपया हर जगह नहीं चलता है ना। डॉलर जो है वो सर्वमान्य मुद्रा है। देखो मुझे बताओ, IMF में किसी करेंसी को मान्यता दे रखी है, उसमें से डॉलर है, रुपया नहीं है ना। अगर आपको किसी भी विदेश में कहीं पर भी जाके कुछ भी आपको एक्सचेंज ऑफ मनी करनी है तो रुपये में नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर उसकी इतनी स्वीकार्यता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया देखो, रुपये वो रखना चाहेगा जिसको उसका काम पड़े, कि भैया कि इसका जैसे भारत का बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, सभी देशों में हमारा लेन देन हो, तो लोग रुपया भी रखना स्टार्ट करेंगे, रुपये को भी सेव करना स्टार्ट रखेंगे। क्यों? क्योंकि भैया कल को मुझे भारत से सामान लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो रुपये चाहिए, तो क्या होगा, रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अभी स्थिति क्या है, रुपये हमारा केवल भारत तक ही सीमित है। अच्छा, इस वजह से क्या होता है, लोग उसको रखते नहीं है। अब मुझे बताओ कि स्वीडन में जाके आपसे बोले कि भैया आप चले गए स्वीडन में व्यापार करने, तो आप बोलेंगे भैया रुपया में ये ले लो, या मतलब रुपये में मुझे आपकी दुकान दे दो, धंधा करना है। तो बोलेगा भैया मैं लेकिन इस रुपये का करूँगा क्या, मैं यहाँ तो किसी को दे ही नहीं सकता। हाँ, यदि आपने डॉलर दिया, क्योंकि डॉलर की स्वीकार्यता है, सभी देशों में डॉलर मजबूत है, और अधिकतर जो व्यापार कर रहे हैं बड़े बड़े जो भी देश हैं व्यापार के रूप में, जैसे आपके अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, अन्य जितने भी देशों में, वहाँ डॉलर की एक्सचेंज बहुत आसान है।
तो वो आपसे कहेगा सर डॉलर में कर लो। किस में कर लो? डॉलर में कर लो। और जितने भी अपने WTO हुए, IMF हुए, अच्छा वर्ल्ड बैंक हुए, यहाँ पर आप जानते हो स्वीकार्य करेंसी डॉलर ही है, इसीलिए वो ज़्यादा भैया चलती है। इसलिए आप खुद सिंपल लॉजिक लगाओ राहुल, कभी बैठ के सोचा करो भाई कि यदि मैं रुपए लेके चले गया ब्रिटेन में तो क्यों नहीं ले रहा वो पैसा? वो रुपए लेके करेगा क्या? कहाँ चलाएगा? भारत में सामान लेने थोड़ी आएगा। भारत का तो वैसे ही एक्सपोर्ट बहुत कम है, हम तो खुद दुनिया से सामान लेते हैं। हाँ, यदि भारत का एक्सपोर्ट बहुत अधिक होता, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है जो पॉजिटिव होता, तो अमेरिका या ब्रिटेन तुरंत तुमसे राहुल पैसा लेके अपने पास रख लेता, लाओ रुपए दो भैया, क्योंकि भारत से मुझे जाके सामान खरीदना है, तो भैया उसमें मेरा रुपए काम में आएगा। क्योंकि भारत में तो भैया जो बिजनेसमैन है उसको रुपए में ही पैसा चाहिए ना, इसलिए भैया ब्रिटेन में फिर रुपए रख लेगा। थोड़ा सा इसको सोचोगे बैठ के ना, तो ऐसे सवालों के जवाब तुम खुद भी पा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। इतना हमने जो पढ़ा है ना, उससे मैं आशा करता हूँ कि देखो ऐसे प्रश्नों को एक बार खुद बैठ के अपना विचार किया करो कि साहब सिंपल सी सोचा करो कि साहब मेरे पास रुपया ज़्यादा है, क्यों नहीं ले रहा मुझसे ब्रिटेन वाला। अब भैया थोड़ा सा बैठ के अपने आप को विजुलाइज करो कि ब्रिटेन में किसी मैंने कंपनी को पैसा दिया, मैंने सामान खरीदने के लिए उसको रुपया दिया, तो वो ले क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो करेगा क्या उस रुपये का? कहाँ इन्वेस्ट करे? उल्टा भारत तो हमसे सामान लेके जाता है, हम थोड़ी भारत से सामान लेके आते हैं अधिक। समझ गए? क्लियर है? फिर भी तुम्हें कोई समस्या है राहुल तो मुझे फ़ोन कर लेना, ठीक है? फ़ोन करने के बाद मैंने देखा है तुम्हारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। अच्छा, आगे देखो भैया, करंट अकाउंट डेफिसिट से समझ गए, ये हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। क्यों भैया? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से केवल सामान ही नहीं, बाहर से हमें लोन भी तो लेना पड़ेगा, फिर पैसा तो बाहर ही है। समझ गए भैया? ये सिनेरियो समझ गए क्या समस्या आ रही थी? अच्छा, अब इसके विपरीत समस्या हम देखेंगे जब भैया डीमोनेटाइजेशन हुआ। अब हम डीमोनेटाइजेशन की पिक्चर पे स्टार्ट करते हैं। देखो एक चीज़ और हाथों हाथ देख लो, ये जो बैंक है ना, ये CRR और SLR मेंटेन कैसे करती है, जो मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे कि भैया 4% तो इसको रखना है, 21.5% ये रखना है SLR, इसका मेंटेन कैसे होता है? इसको मेरे प्यारे दोस्तों इसको बोलते हैं फोर्टनाइट लैग। लैग होता है ना बीच में भैया, झपकी आ गई तो उसको भी लैग ही बोलते हैं। एक वो लैग है, मतलब कहीं बीच में गैप आ गया, यूँ मान के चलें आप। अच्छा, ये फोर्टनाइट लैग के माध्यम से हम ये मेंटेन करके रखते हैं। कैसे? एक बार ये समझ लो तो उसका आगे की चीज़ें आपकी काफ़ी आसान हो जाएंगी। देखो दोस्तों, जो हम CRR SLR मेंटेन करते हैं ना, वो किसका करते हैं? NDTL का मेंटेन करते हैं। अच्छा, सब इसमें क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे सपोज करो आपके 100 करोड़ रुपए हैं, 100 करोड़ रुपए आपके क्या है? NDTL है। क्या 100 करोड़ आपका भी NDTL है? मैं यार इसको हटा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 100 करोड़ क्या है आपके? NDTL है। ये कब है भैया? ये मान लो आप इस शुक्रवार है, शुक्रवार टू शुक्रवार देखते हैं। अच्छा, फोर्टनाइट समझते हो ना, पाक्षिक 15 दिन, जैसे 15-15 दिन बोलते हैं इसको ना। अच्छा, मुझे बताओ कि भैया शुक्रवार को यदि आपके पास पैसे हैं तो जो पहला शुक्रवार और पड़ेगा ना अगला, तो इस शुक्रवार को तो RBI बोलती है ठीक है, यहाँ पर हम आपसे जो एवरेज मेंटेन करना है ये आपको 4% और 21.5%, इसकी कोई लोड नहीं है। ये जो लैग हो गया, जो फोर्टनाइट लैग बोलते हैं ना, ये लैग हो गया। लेकिन जो भैया सप्ताह का जो अगला शुक्रवार आएगा, इस शुक्रवार को आपको इस 100 करोड़ का कितना पैसा रखना है भैया? CRR कितनी है? 4%, तो ये 4 करोड़ हो गया। SLR 21.5 है तो 21.5 करोड़ ये हो गया। तो हमने देखा 25.5 करोड़ रुपया आपका एवरेज मेंटेन होना चाहिए दूसरे शुक्रवार पे। समझ गए जो फोर्टनाइट लेग क्यों बोल रहे हैं कि इस शुक्रवार नहीं भैया, हम अगले शुक्रवार बात करेंगे तुमसे कि तुम्हारा भैया CRR और SLR मेंटेन हुआ या नहीं हुआ। 25.5 करोड़ ही हो गया। वर्तमान में 21.5% SLR की दर है और 4% आपकी CRR की दर है। यहां तक स्पष्ट है? अच्छा, अब आगे देखो, हाँ, ये जो 21.5% है इसको भी मेंटेन करने के लिए यूँ नहीं कहती कि आप 100% 21.5% ही मेंटेन करो। RBI कहती है भैया 90% जो होता है इसका आप क्या करना है, आपको मेंटेन रखना होता है। 90% आप मतलब 90% समय पर आपके इतना पैसा होना चाहिए, 25.5 करोड़। अच्छा, 90% के बाद ये 10% क्यों छोड़ दिया? कई बार क्या होता है प्रतिदिन के दिन में भैया कैश का कई बार लेन देन कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, तो आपको थोड़ी हमने छूट दे रखी कि किसी पर्टिकुलर दिन आप 10% तक राशि
निकाल कर क्या कर सकते हो, या कुछ राशि निकाल कर CRR SLR में से आगे अपने कैश जो आपकी साइकिल है उसके लिए यूज़ में ले सकते हो। लेकिन 90% समय पर हमें भैया 25.5 करोड़ पैसा आपके पास एवरेज मेंटेन होना चाहिए। ये इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्ट लैग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, फोर्टनाइट लैग बोलते हैं। ये भी समझ गए? ठीक है। देखो सारी चीज़ें जो है ना अपने दिमाग में सेव करते जाना, समझते जाना, सिंपल वे में समझते जाना। तो अब आगे अब जो पिक्चर चलेगी उसमें बाकी सारी चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी। अब देखो दिन आ गया अपना 8 नवंबर 2016। अच्छा 8 नवंबर 2016 क्या हुआ था, विमुद्रीकरण हुआ था। मोदी जी आए थे टीवी में और उन्होंने बोल दिया था भैया 500 और 1000 के नोट अब क्या बन जाएंगे, रद्दी बन जाएंगे। 500 और 1000 के नोट क्या हो जाएंगे, रद्दी बन जाएंगे। अच्छा अब खुद अपना दिमाग लगाओ, हुआ क्या था इस समय बैंकों में और पोस्ट ऑफिसों में। आप लोगों के पास जो 500 और 1000 के नोट थे वो सारे जमा करा के आए थे, हुआ था ना। अच्छा अब दुनिया ने जिनने भी जमा कराए, जिनके पास भी वो पैसा पड़ा हुआ था, अब उसे बैंक में क्या स्थिति हुई होगी। आप देखते ना बैंक वाले सुबह शाम तक की उनकी ड्यूटी लगी हुई थी और कहते थे कि साहब बैंक में वो कैशियर अगर तुम्हारे किसी परिवार का है तो घर में आता था तो भी उसकी अंगलियाँ यूँ चलती रहती थी। एक हमारे मित्र है तो मैं उनसे पूछता था, मैंने कहा और भाई अंगलियों के क्या हाल है, बोले पूछो मत भाई, मशीन तो मशीन, अंगलियों के भी हाल ख़राब हैं। मतलब कि एज ए मजाक के हास्य विनोद के तौर पे वो मेरे से कहते थे कि देखो भाई साहब तो यूँ ही अंगली चलती रहती है, मेरी सोते हुए भी ऐसे अंगली चल रही है, समझ रहे हो। तो भैया उस समय क्या हुआ होगा बैंकों में बिल्कुल सही बोला, जो आपका कैश है वो बढ़ गया होगा, कैश का आधिक्य हो गया होगा, मतलब कि कैश एक्सेस कैश आ गया भैया आपके बैंक में। अच्छा एक्सेस कैश आ गया तो बैंक वाले क्या बोलेंगे, मजे हो गए। क्यों मजे हो गए, वो तो इनिशियली यही बोलेंगे ना, अब क्या करो लोन बांटो, कम दर पे लोन बांटो, खूब पैसा आ गया अपने पास, क्या करो लोन बांटो। वो क्या करेंगे, जो लैंडिंग रेट है, जो लोन देने की दर है उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे, समझ गए ना। अच्छा कम कर देंगे तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा अर्थव्यवस्था पे। देखो मेरा उद्देश्य केवल ये है कि तुम्हें तोते की तरह रटा रटो के काम नहीं करना, मेरे प्रभु मेरे देवताओं तुम्हें सबको ये चीज़ समझ में आ जाए, है ना। इसीलिए मैं पूछता हूँ कि हर स्टेप पे तुम्हारा दिमाग उस पर ठोक बजा के खुद एनालिसिस करे कि आगे क्या होने वाला है, और ये होना चाहिए। सेल्फ मेड टेक्निक जो आपसे कह रखा है भैया टेक्निक कैसे होनी चाहिए, तुम्हें खुद ही अब तैयारी करनी है। ग्रेजुएशन कर चुके हो, जीवन में खूब पढ़ लिए हो, अब सिविल की तैयारी के लिए ये मत दिमाग में ना, एक तो ना आप अपने आप पे भरोसा रखा करो, विश्वास रखा करो कि अगर हम आपसे यूँ कह दें ना कि ये जो तैयारी है भैया तुम्हें तो 12वीं का एग्ज़ाम ही देना है, हाँ लेकिन मेहनत आपको प्रॉपर करनी है, जो आप अभी मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत आपको करनी है, तो आप बड़े सरलता से बड़े अच्छे नंबर ले आओगे। लेकिन यदि आपको माइंड में आपकी एक पिक्चर बन जाती है ना कि लाल बत्ती गाड़ी, इतने आदमी, इतनी भैया आपकी पावर, हो इसके लिए मुझे तैयारी करनी है, तब समस्या खड़ी हो जाती है। देखो ये जो नए नए लड़के होते हैं ये क्यों निकल रहे हैं आजकल, क्योंकि भैया उनके कोरा कागज़ जो होता है ना, तो उस पर आप पेंसिल चलाओगे तो बड़ा अच्छे से चलती है और अच्छे से दिखता है। तो जैसे ही वो ये फ्रेशर होकर निकलते हैं तो इतना उनको लोड नहीं होता है ना, कि अगर कोई 21-22 साल लड़का है मस्त होकर तैयारी करता है, हाँ तैयारी में पूरी मेहनत करनी चाहिए फुल स्ट्रेटेजी से, वो तो आपका धर्म है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। उसको अच्छे से करने के बाद जब वो एग्ज़ाम पेपर देने जाता है ना तो इतना लोड नहीं लेता जिसका तीसरा या चौथा या 5वां अटैम्प्ट होता है, समझ गए। तो वो अच्छा कई बार परफॉर्म कर लेता है, बिना प्रेशर के आदमी का परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाता है, ये तो आप सब भी जानते हैं। तो कारण यही होता है। तो आप खुद आगे सोचते रहा करो आगे क्या करना है और मस्त होकर करते जाओ इसको। अच्छा अब लैंडिंग रेट बढ़ गई तो क्या हुआ, अब भैया मेरे जैसे तो लोग आपको सारे मिलेंगे नहीं, कुछ खुरापती लोग भी मिलेंगे। अब खुरापती लोग क्या करेंगे, वो पहला काम ही सोचेंगे कि भैया देखो वैसे तो हमारे पास बड़ी समृद्धि है लेकिन देखो सस्ता लोन दे रहे हो, क्यों ना इस सस्ता लोन लेके कहीं ज़मीन ले लें, कहीं दुकान ले लें, या भैया हम जो हमारा घर है इसमें ही होम लोन, एक होम लोन मिलता है दोस्तों घर को ठीक कराने के लिए, रिकन्स्ट्रक्शन कराने के लिए, तो क्यों ना वो लोन ले लें और उससे हम क्या करें गोल्ड ले लें या उसको और कहीं इन्वेस्टमेंट कर दें, समझ गए। कम ब्याज दर पे मिल रहा है, उससे अधिक ब्याज दर कमा लेंगे। हमने देखा था ना, स्प्रेड रेट देखा था, बैंक भी तो ऐसी कमाई करता है। या एक और बड़े समझदार लोग होते हैं जो बड़े बड़े प्राणी होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वाले, वो क्या करते हैं, आपसे तो लोन ले लिया
सस्ते दर पे लोन ले लिया। अब क्या करेंगे, वो ऐसी जगह इसको इन्वेस्ट करते हैं, विदेशों में ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। अच्छा, उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में ये जो आपने लोन लिया आप इसको कन्वर्ट कराओगे, कन्वर्ट करा के भैया आप कहाँ चले गए, बाहर इन्वेस्टमेंट करने चले गए। अच्छा मुझे बताओ, आपको बाहर इन्वेस्टमेंट डॉलर में करनी है, डॉलर में करनी है ना, तो आपने क्या किया, जो पैसा लोन लिया उसको कन्वर्ट कराया डॉलर में, और जो भारत सरकार के पास डॉलर पड़ा था वो लेके चले गए विदेश में इन्वेस्टमेंट करने। तो भारत सरकार के पास डॉलर कम हो गया ना, समझ गए। अच्छा, ये जो भारत सरकार के पास डॉलर कम हुआ तो इसके लिए तो भैया हमें दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी ना। देश में हमें जो बाहर से सामान मंगाना है, तेल मंगाना है हमें, या अन्य कोई आवश्यक आपूर्ति का सामान मंगाना होता है, उसके लिए हमारे पास डॉलर कम हो जाएंगे तो भैया जो हमारी एक्सचेंज रेट है ना, हमें फिर जैसे $1 में 70 रुपये यदि एक्सचेंज रेट थी, यदि हमारे पास डॉलर कम हो जाएगी ना तो डॉलर और मजबूत हो जाएगा। हमें $1 का फिर 71 रुपये भी देना पड़ सकता है, 72 रुपये भी देना पड़ सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे देश का डॉलर हमारे पास वैसे ही कम हो गया, ठीक है ना। ये समस्या भी इसके साथ होने की बड़ी दिक्कत रहती है। तो आपने देखा लैंडिंग रेट कम होने की वजह से हमारे तो बड़े समझदार लोग हैं, जनता, व्यापारी भी ज़बरदस्त हैं, तो क्या करेंगे, सस्ते दर में लोन लेंगे, उसको और कहीं इन्वेस्टमेंट कर देंगे और उससे मार्केट में स्पेकुलेशन बढ़ता है। स्पष्ट है यहाँ तक, लैंडिंग रेट के प्रभाव समझ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सरकार ने बोला कि भाई ये जो समस्या आएगी ना, जो प्रभाव हमने देखी, 3 प्रभाव हमने जैसे ये देखे, एक जैसे हमने देखा भैया इसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट। देखो हिंदी माध्यम वाले भी इसको ऐसे ही देख लेना, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट। एक आपने देखा कि भैया गोल्ड में लोग पैसा अधिक खरीदारी करने लग जाएंगे। और देखो गोल्ड जो है हम अधिकतर क्या करते हैं, आयात करते हैं। अब आयात अधिक करते हैं तो भैया हमारे लिए तो करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है गोल्ड रिजर्व। इसके बाद जब हम मुद्रास्फीति पढ़ेंगे और मुद्रास्फीति के बाद जब हम फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय आपको गोल्ड के बारे में बड़ा क्लियर हो जाएगा भैया बाहर से जो गोल्ड आ रहा है और हम जो गोल्ड खरीदने के लिए, हमारी जो गोल्ड के प्रति आसक्ति है ना भारतीयों की, वो हमारी फॉरेन रिजर्व को कैसे ठेस पहुंचाती है, इसको भी समझेंगे। गोल्ड में जैसे हमने भैया निवेश करना स्टार्ट कर दिया। एक होता है कि विदेशों में, हमने देखा ना विदेशों में भैया हमने खरीदारी कर ली, विदेशों में पैसे का आउटफ्लो हो जाता है, विदेशों में पैसे का आउटफ्लो हो जाता है, ये समस्या भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब क्या करें आरबीआई, अब आप सोचो कि इस समस्या का समाधान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोचो। जितने आप सोचते हो मैं इसको भैया साफ करके आपसे चर्चा करता हूँ। सोचो सोचो क्या करेगी आरबीआई। देखो हमने देखा था LAF समझा था ना हमने, और एक VRR समझा था, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड और वेरिएबल रिजर्व रेशो, ये समझा था ना। तो भैया हमें क्या करना है, ये जो कोष आ गया इस कोष को कंट्रोल करना है, बैंक में जो जमा आ गया ना। देखो अभी हमने क्या समझा था, ये हमारा NDTL है, ये जो शुक्रवार आया इस शुक्रवार को हमें ध्यान नहीं देना, फोर्टनाइटेड लैग, और इस शुक्रवार तक हमें अगर यदि 100 करोड़ रुपए है तो CRR और SLR के 25.5 करोड़ रुपए हमें क्या करने थे, सेव करके रखने थे। तो एक तो आपने मुझे अभी सुझाव दिया कि सर ये CRR और SLR की दर बढ़ा दो, उससे दर बढ़ाने से क्या होगा, इनको बैंकों के पास जो अधिक पैसा आया है ना वो इनको जमा करके रखना पड़ेगा, वो इनको जमा करके रखना पड़ेगा। लेकिन समस्या दूसरी और है, अरे भैया CRR और SLR तो मैं बढ़ा दूंगा, समझ गए, CRR SLR तो बढ़ा दूंगा, लेकिन पैसा ही इतना आया है मेरे दोस्तों कि यदि प्रतिशत में मैं करता हूँ ना, 4% का 10 भी कर दूँ, अधिक भी कर दूँ, तो उनके पास जो 40% या 50% पैसा बचेगा ना बैंकों को आगे ऋण देने के लिए, वो भी भैया बहुत ज़्यादा है। उतना पैसा भी मार्केट में इन्हें कम लैंडिंग रेट पे दे दिया ना तो भी दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, समझ गए ना। अगर मैं ये बढ़ा देता हूँ CRR और SLR, सपोज करो मैंने इसको 20% कर दी और इसको 30% कर दी, किसको, SLR 30 कर दी और CRR 20% कर दी, समझ गए। और अब ये बैंक के पास आ गए 100 करोड़ रुपए NDTL रहता था, बैंक के पास इस समय 1000 करोड़ है, NDTL 1000 करोड़ है, तो आपने कितना दे दिया, 500 करोड़ रुपए आपने क्या कर लिया भैया, जमा करके रख लिया CRR SLR में। कितने बच गए भैया, अरे मेरे प्रभु 500 करोड़ रुपए तो अभी भी बैंक के पास हैं, और ये क्या है, बहुत बड़ी रकम है। अरे भैया जहाँ NDTL 100 करोड़ रहती थी उसका 5 गुना पैसा अब तुम्हारे पास पड़ा हुआ है,
प्रतिशत में यदि हम देखते हैं तो इससे पार पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब क्या करना? देखो, जो आपने CRR SLR सोचा था ना, वो बिल्कुल सही सोचा था, लेकिन आपको उत्तर मिल गया ना। क्या ये सही टेक्निक थी ना? देखो फिर क्या होगा, RBI ने एक चीज़ और सोची। RBI ने बोला कि भैया ये जो आप करीबन 21 है ना, 21.9% आप ये जो सेविंग करके रख रहे हो ना फोर्टनाइटली, तो उन्होंने क्या बोला कि भैया जो 8 नवंबर को जो हमने ये डीमोनेटाइजेशन किया था, विमुद्रीकरण किया था, बस इस कॉन्सेप्ट को समझ जाना। सोलह सितंबर से 11 नवंबर तक, क्या 16 सितंबर से 11 नवंबर तक जितना भी आपके पास पैसा आया, 8 नवंबर को तो हमने क्या किया था? डिमोनेटाइजेशन कर दिया था। तो RBI ने बोला कि मेरे समझदार व्यक्तियों, सभी बैंकों से बोला कि देखो तुम्हारे पास पैसा आने वाला है, ठीक है, तो 16 सितंबर से 11 नवंबर तक में आपको क्या करना है? आपको जितना भी CRR आ रहा है उसको 100% क्या रखना है? एज ए कैश रिजर्व रेशो और SLR के रूप में रखना है। जितना भी आएगा, समझ गए, वो सारा पैसा आपको इसमें जमा करके रखना है। और ये 100% CRR और SLR से मेरे क्या तात्पर्य कि भैया सपोज करो मेरे दोस्तों कि ये 16 सितंबर से 11 नवंबर का आपका जितना भी NATL था वो 100% रखना है। ये किसने बोला? RBI ने बोला। ये जो 100% रखना है ना, इसी को इन्होंने एक नाम दिया था ICRR। इसी को हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो। इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो, समझ गए? अच्छा, 100% से मेरा क्या तात्पर्य? देखो हमने क्या देखा था कि हमारा जो NDTL है ना, वो कितना हो गया था भैया? जैसे 100 करोड़ है, समझ गए, 100 करोड़ है, इस दिन हमारा 100 करोड़ है। अच्छा, और हमने देखा कि भैया 8 नवंबर को जो हमारे पास पैसा आया, क्या 8 नवंबर को जो हमारे पास पैसा आया वो बढ़ के कितना हो गया था? मतलब 8 नवंबर को पैसा आया तो हमने देखा कि भैया 11 नवंबर तक जो पैसा था वो बढ़ के हो गया 1000 करोड़ हो गया। कितना हो गया? 1000 करोड़ हो गया। तो हमने क्या किया कि भैया 16 सितंबर से 11 नवंबर तक का जितना भी पैसा जमा हुआ हमारे पास, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? उसको हमने 100% इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो में कन्वर्ट कर दिया। इसका तात्पर्य क्या हो गया? जैसे कि आपने देखा कि भैया 1000 करोड़ रुपए मेरे बढ़ के हो गए, मतलब कितने रुपए बढ़ गए आपके? सपोज करो 900 करोड़ रुपए बढ़ गए। ये 900 करोड़ रुपए जमा हो गए ना, तो बैंक ने बोला भैया 900 के 900 करोड़ रुपए आपको क्या करना है? 100% ICR में रखना है, ICRR में रखना है, इंक्रीमेंटल क्रेडिट कैश रिजर्व रेशो में रखना है। समझ गए? तो भैया आपने क्या किया? 900 करोड़ के 900 करोड़ तो आपने जमा करा के रखवा दिए, किस में? 100% CRR में। तो बाजार में आप पैसा घुमा पाओगे क्या? कम ब्याज दर पे पैसा दे पाओगे क्या? नहीं दे पाओगे ना। लेकिन भैया ये जो स्थिति है ये हमेशा के लिए नहीं थी। RBI ने कहा ये जो स्थिति है 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक ही रखनी है। क्या? कि भैया ये 900 करोड़ रुपए ना, ये आपको 10 दिसंबर तक ही रखने हैं। ये क्या? 10 दिसंबर तक ही रखने हैं। अब एक्चुअली दोस्तों हुआ क्या था मैं आपको बताऊं, ये तो समझ गए ना। एक बार पुनः रिवाइज कर दूं। हमने देखा कि भैया बैंक में एकदम से पैसा आ गया 8 नवंबर को, जैसे ही हमने डीमोनेटाइजेशन किया तो आपने देखा कि एक सप्ताह के अंतर्गत सबने अपना पैसा जमा कराने स्टार्ट कर दिया। समझ गए? अब जैसे ही पैसा जमा स्टार्ट करने लग गए तो बैंकों के पास अधिक कैश आ गया। अब लैंडिंग रेट को कम ना कर दें, इसलिए RBI ने क्या किया? RBI ने कहा कि भैया 16 सितंबर से लेकर 11 नवंबर तक का जितना भी पैसा तुम्हारा जमा हुआ है ना बैंक में, जितना भी पैसा, ये नहीं स्टार्टिंग से जो तुम्हारे पास जमा है, सपोज करो 16 सितंबर से पहले किसी ने पैसा जमा कराया होगा, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। 16 सितंबर से लेके 11 नवंबर तक भैया जिस ने भी पैसा जमा कराया है उतना 100% आपको ICRR के अंतर्गत रखना है। और ये जो ICRR के अंतर्गत रख रहे हैं आप, ये जीवन भर के लिए नहीं है भाई। ऐसा नहीं है कि हमने हमेशा हमारे पास रख लिया, पैसा तो तुम्हारा ही है जिसको जनता को देना है। लेकिन 26 नवंबर से लेके 10 दिसंबर तक ही आपको रखना है ना। 10 दिसंबर तक आप इस पैसे को रोक के रख सकते हैं, एज ए CRR में रखना ही पड़ेगा RBI के पास। अच्छा, इसमें अब
राहुल के मन में ज़रूर सवाल आएगा कि सर हम हमारा पैसा लेने सब पहुंच जाए तो जो जमा किया है हमने इनको तो बैंक को देना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल लेने पहुंच जाओ, लेकिन उस समय आपको ध्यान है बैंक ने एक सीलिंग लगा दी थी। सीलिंग से मतलब एक ऐसी अवरोध लगा दी थी, ये जो छत होती है ना, ऐसी एक छत लगा दी थी कि भैया एटीएम से एक बार में 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, कैश विड्रॉल करने जाएंगे तो आपको 2,000 रुपये से हम ज़्यादा नहीं देंगे। किस पीरियड में? इस पीरियड में, समझ गए? तो भैया पैसे आप निकालोगे तो सीमित तो निकाल पाओगे, पहले ही सरकार ने सीलिंग लगा दी। आपको ध्यान है हमने चंद पैसों में उस समय का अपना समय निकाला था। आपको यदि गाड़ी घोड़ा मकान दुकान खरीदनी थी तो खरीद सकते थे, नहीं खरीद सकते थे। हाँ आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से जरूर खरीद सकते थे, लेकिन आपको यदि कैश की जरूरत पड़ जाए तो साफ साफ कह दिया था आरबीआई ने कि यदि तुम एटीएम गए तो मैक्सिमम 15,000 रुपये निकलेंगे, और उसकी भी सीमा कर दी थी, एक महीने में 4 बार 3 बार इतनी बार ही निकाल सकते हो आप, 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है फंडे? चलें आगे। इसको अब इंक्रीमेंटल सीआरआर समझ गए क्या होता है? इंक्रीमेंटल सीआरआर यही होता है कि भैया 16 सितंबर से 11 नवंबर में जितना भी आपके पास पैसा जमा हुआ, एनडीटीएल जितना भी एनडीटीएल हुआ 100% एनडीटीएल एज ए आईसीआरआर इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो में जमा करें। और ये जो जमा करके पैसा रखना था 26 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक ही रखना था। यहाँ तक क्लियर? आगे चलते हैं। चलिए हमारी केस स्टडी में हम आगे देखते हैं। हमने कहाँ तक देख लिया था कि भैया आरबीआई ने एक स्कीम निकाली जिसके माध्यम से जो एक्सेस कैश बाज़ार में बैंकों के पास डिपॉजिट हो गया था, उस आधिक्य को निकालने के लिए एक तो उन्होंने निकाला आईसीआरआर इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो लेके आए, जिसके माध्यम से उन्होंने क्या किया था, आप सभी जानते हो कि 10 दिसंबर तक, है ना, उससे जो हमने एक बीच का पीरियड लिया था सितंबर से लेकर नवंबर तक का, उस 16 सितंबर से लेकर नवंबर तक का, 11 नवंबर तक का, कि भैया इसमें जितना भी पैसा आएगा वो 100% आपको एज ए इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो के लिए रखना है। लेकिन कब तक के लिए रखना है? वो रखना था भैया 10 दिसंबर का दिन। अब 10 दिसंबर भी आनी थी, 10 दिसंबर भी आ गई भैया 2016 में। अब क्या करें? अब आप सोचोगे सर अब तो ये जो कैश रिजर्व रेशो था जो आपने 100% रखवाया था, इनको कम करना पड़ेगा, मतलब बैंक आरबीआई को कम करना पड़ेगा। कम करेंगे तो इनके पास कैश का फ्लो बढ़ जाएगा कमर्शियल बैंकों के पास। तब क्या करें? तब भैया इन्होंने एक स्कीम निकाली। देखो स्कीम तो पुरानी है ना, दोबारा से इंट्रोड्यूस करी। एमएसएस। एमएसएस क्या थी भैया? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, मतलब कि बाजार स्थायित्व करके एक स्कीम निकाली थी। ध्यान रखना, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। एक बार ये समझ लो तो आपको आगे की समझ में आ जाएगी भैया ये जो अस्त्र शस्त्र नया लेके आए हैं एमएसएस, ये क्या करता है। इसको समझने के लिए आपको इसका एक इतिहास देखना पड़ेगा, सबका इतिहास जानना जरूरी है कि उसके क्रम ऐसे क्यों हैं। देखो एमएसएस है ना, एमएसएस जो था 2003 में हमारे भारत देश में एक समस्या उत्पन्न हो गई थी। उस समस्या के बाद इस एमएसएस का उद्भव हुआ। वो समस्या क्या थी? 2003 में क्या हुआ दोस्तों, हमारे देश में डॉलर विनिमय एक्सचेंज में दिक्कत आ गई थी। मतलब कि रेट जो डॉलर विनिमय था वो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ गया था, और जिसके माध्यम से क्या हो गया था कि हमारे पास डॉलर की कमी भी हो गई थी। यूँ मान लीजिए डॉलर महंगा हो गया, तब कहाँ से लेके आएँ, क्या करें। वो जो समस्या पैदा हुई भारत सरकार के पास, तो डॉलर की आवश्यकता थी। तो सरकार ने डॉलर के लिए क्या किया, बाजार से मांगे डॉलर। क्या? बाजार से डॉलर आरबीआई ने खरीदे किन से? अब हमारे कई विद्यार्थी हैं, उनके ज़रूर दिमाग में आएगा कि सर डॉलर बाजार से कहाँ से खरीद रहे हैं। देखो कई जो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं ना, उनके पास डॉलर्स आते हैं एक्सचेंज होने के लिए, और मार्केट से भी आप ले सकते हैं। जैसे आप व्यापारी हैं, आप एक्सपोर्टर हैं, आपके पास भी तो डॉलर है ना, आपने भी तो सेविंग में रख रखे हैं। आप उस डॉलर को भैया एक्सचेंज करवा सकते हो। किससे? आरबीआई से। अब आरबीआई ने क्या बोला, साहब सारे डॉलर हम खरीदेंगे। अब डॉलर आरबीआई ने खरीदना स्टार्ट किया, तो जब खरीदना स्टार्ट किया तो उसकी जगह रुपए दिया उन्होंने। रुपए दिए तो क्या हुआ, बाजार में रुपए आने स्टार्ट हो गए। इसी तरीके से बैंक ने जब एक्सचेंज किया तो बैंक के पास भी रुपए आने लग गए। अब बैंकों के पास रुपए आने लगे तो उसमें क्या हुआ भैया, रुपए की आपूर्ति बढ़ गई मार्केट में। और आप सभी जानते हैं जब मार्केट में मनी की सप्लाई आपूर्ति बढ़ जाती है तो क्या होता है भैया, महंगाई हो जाती है। क्या हो जाती है? महंगाई हो जाती है। सबके पास जेब में पैसे आ गए ना, चले गए सब खर्च करने।
अब सपोज करो गोलगप्पे वाले के पास जब आपके पास 1 रुपये रहा करते थे तो 1 रुपये के वो कितने गोलगप्पे देता, 6 रुपये देता, 6 गोलगप्पे देता था। हमने 6 गोलगप्पे, 8 गोलगप्पे, 10 गोलगप्पे तक खाए हैं। अब लेकिन तुम्हारी जेब में 10-20 रुपये से कम तो पैसे नहीं रहते, तो गोलगप्पे वाले ने भी क्या कर दिया, 1 रुपये के 3 गोलगप्पे कर दिए। कितने कर दिए, 1 रुपये के 3 कर दिए। मतलब महंगाई बढ़ गई ना, क्योंकि आपकी जेब में पैसे ज़्यादा हैं। अच्छा, आप सबकी जेब में पुनः वो 1-1, 2-2 रुपये रहने लग जाएँ तो गोलगप्पे वाला पुनः 1 रुपये के आपको 10 गोलगप्पे देने लग जाएगा। तो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ी तो उससे क्या हो गया, महंगाई बढ़ने लग गई थी। अच्छा, उसके लिए फिर सरकार ने क्या किया। अब दोबारा देखो, आपको हर स्टेजेस पे जब ये समस्या आएगी तो आपको यही सोचना है कि अब क्या करना, अब क्या करना। अब क्या किया सरकार ने ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जिसको G-SEC भी बोलते हैं, सरकार ने क्या किया, भैया अत्यधिक मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई है बाजार में, एक काम करो भैया, ये जो प्रमाण पत्र और जिसको दस्तावेज कहते हैं, कागज़ का टुकड़ा, ये सिक्योरिटीज़, ये निकाल दो। क्या करो, इसको बेचो, इसको बेचो। जब इसको बेचोगे तो भैया इसके बदले में पैसा वापस अपने पास आ जाएगा। समझ गए। अच्छा, और आप सब जानते हैं कि भैया ये जो है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये जो बैंक है, 1 सेकंड भी, क्या बोल रहा हूँ, 1 सेकंड भी अपना पैसा आइडल नहीं छोड़ती हैं। वो चाहती हैं जो तुरंत कहीं पर निवेश कर दें जिससे पैसा आ जाए। और भैया सबसे सेफेस्ट तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट। समझ गए। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बिकने लग गई, बैंकों के पास अधिक पैसा अधिक था ना। अच्छा, सपोज करो जितने की भी इनने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ निकाली थी उस समय, क्या हुआ था, सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बिक गई थी। क्या, सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बिक गई थी। अब RBI के पास फिर समस्या खड़ी हो गई कि अब क्या करें, और नई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए वो सरकार के पास गई। सरकार से बोला कि साहब ये दिक्कत दोबारा क्रिएट हो गई इकनॉमी में, पैसा अधिक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हमारे पास कम थी, तो हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी छापने के लिए आप अनुमति प्रदान करें। सरकार के पास कब गई, 2004 में। 2003 में समस्या आई थी, समझ गए। अब आ गया 2004 में जब ये समस्या सरकार के साथ बैठ के RBI ने साझा करी, तो उन्होंने क्या देखा कि भैया इसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ नया अस्त्र शस्त्र बनाना पड़ेगा। सरकार और RBI के बीच में एक MOU हुआ, और उस MOU के उपरांत MSS का जन्म हुआ। आप ये माने, क्या माने, MSS का जन्म हुआ, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अच्छा, इस स्कीम के अंतर्गत क्या हुआ था, सरकार और RBI ने एक समझौता किया। क्या समझौता किया कि भैया जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर सकते हो। समझ गए ना, क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर सकते हो, तुरंत इशू कर सकते हो, आपको हमने अनुमति दे दी। अब लेकिन इसमें सरकार ने 2-3 चीज़ें जब आपस में बातचीत हुई तो उसमें ये बोला गया, भैया सामान्यतः सरकार क्या करती है दोस्तों, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है उसके माध्यम से जो पैसा आता है सरकार के पास, उसको विकास कार्यों में खर्च करती है। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, इनके ऊपर जो स्कीम बनानी होती है तो उसके पे वो खर्च किया करती थी। तो अब क्या हो गया, उन्होंने अब लेकिन RBI ने एक चीज़ बोली कि देखो साहब, बात ऐसी है, ये स्कीम तो हम लेके आ रहे हैं, लेकिन हम तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर देंगे, हम पैसा भी सोख लाएंगे, और आपने हमसे वो पैसा लेके यदि सोनिया जी पे, राजीव गांधी जी पे, इंदिरा गांधी जी पे अगर आपने कोई स्कीम चला दी तो हमारा क्या लाभ हुआ, वापस वो तो पहुंच गया पैसा बाज़ार में, है। तो उन्होंने बोला कि देखो बात ऐसी है, RBI ने भी सलाह दी कि सर हम ये जो आपसे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेच के बाज़ार से पैसा वापस सोख रहे हैं, ये जो बॉन्ड इशू कर रहे हैं, इस पैसे से सरकार कोई खर्चा ना करे। क्या, आप अपने सरकारी खर्चों के लिए इस पैसे को यूज़ में नहीं लेंगे, जिसके माध्यम से हम लेके आ रहे हैं, ये हमारे RBI में रहेगा, हम बैंकिंग के लिए इसको यूज़ में लेंगे, ये अपने पास सेव करके रखेंगे, जब दोबारा से कभी मुद्रा की मांग होगी तो हम इस पैसे को वापस डाल देंगे बाजार में, लेकिन आपको नहीं देना चाहेंगे। समझ गए। ये किसने कही थी, MSS में ये बातचीत हुई थी। तो फाइनली क्या तय हुआ, इस MOU में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक ऐसा मेमोरेंडम बनाया जिसमें आप और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी उसके माध्यम से हमने MSS एक अस्त्र तैयार किया, और इसमें हमने तय किया कि भैया इस बॉन्ड, जो भी हम बॉन्ड बाजार में निकालेंगे पैसा सोखने के लिए, वह पैसे को सरकार अपने विकास कार्यों में खर्च नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो MSS में क्या हुआ, MSS में जो बॉन्ड निकाले उनको देख लीजिए। बॉन्ड और सिक्योरिटीज़ आप जानते ही हैं। देखो, एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ निकाली, और इसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करी थी उनकी मैच्योरिटी पीरियड कितने वर्ष रखी उन्होंने, 2 वर्ष रखी। मतलब 2 साल की परिपक्वता अवधि के लिए एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ निकाली MSS के अंतर्गत।
दूसरा उन्होंने टी बिल, जिसको हम ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं, ये दोनों सरकारी हैं। ट्रेजरी बिल जो होते हैं वो 1 साल से कम के होते हैं, अप टू 364 डेज। जी चेक और टी बिल दोनों ही क्या हैं भैया, सरकारी साधन है पैसा भैया लेने के लिए। और लेकिन ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं 2 वर्ष के लिए होती हैं, और ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। क्या? शॉर्ट टर्म के लिए, उधारी या ऋण लेने के लिए होती हैं। कितने? अप टू 364 डेज। तीसरा साधन उन्होंने निकाला CMB, जिसको बोलते हैं कैश मैनेजमेंट बिल्स। कैश मैनेजमेंट, देखो मेरे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों, मैं आपको भी कह देता हूँ, आप भी इसको है ना अंग्रेजी में याद रखना। क्या? अंग्रेजी में इसको कैश मैनेजमेंट बिल याद रखना, कोई बड़ी कठिनाई नहीं होनी चाहिए देखो इन वर्डों को याद रखने के लिए। और आप यदि अपने परीक्षा के समय उत्तर लिख के आते हैं और उसमें कैश मैनेजमेंट बिल अंग्रेजी में भी लिख देते हैं ना हिंदी के माध्यम विद्यार्थी, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, चिंता मत करो, किसी भी हाल में नहीं कटेगा। बढ़ने की तो उम्मीद है लेकिन घटने की उम्मीद नहीं है। वो तुम्हारा ये नहीं देखता कि भैया कैश मैनेजमेंट बिल का तुम्हें हिंदी रूपांतरण आता नहीं आता, तुमने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। इतनी तो मैच्योरिटी रहती है चेक करने वाले में कि हम बच्चे की नॉलेज किस माध्यम से चेक कर रहे हैं। हिंदी माध्यम से चेक कर रहे हैं, लेकिन हम ये इसलिए नहीं बैठे हैं कि हर शब्द का आपको उच्चारण या उसका अर्थ मालूम हो। समझ गए? कैश मैनेजमेंट धड़ल्ले से लिख के आ सकते हो। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये जो टर्म्स है इकोनॉमिक्स की, आप इनको आराम से इजीली यूज लिख सकते हो। जैसे आंसर साफ साफ लिखो, कैश मैनेजमेंट बिल्स के लिए सरकार ने इतना प्रतिशत रेट, इतना प्रतिशत बढ़ा दिया, दर बढ़ा दी, तो आराम से आप ऐसे लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। एक निकाला कैश मैनेजमेंट बिल्स, इसके अंतर्गत क्या था, ये 90 दिन के लिए निकाला, जिसकी परिपक्वता अवधि कितने दिन की थी? 90 दिन के लिए थी। देखो इन्होंने क्या किया, 3 स्टेजेस में निकाल दिए। एक तो भैया निकाल दिए 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए परिपक्वता अवधि में, कि भैया 3 महीने के लिए आप अपना पैसा हमारे पास इन्वेस्टमेंट करते हैं। किसी को लगता है कि नहीं मेरे को तो यार ऐसी स्कीम हो जो थोड़े लंबे समय के लिए हो, तो लो साहब 364 दिन में इन्वेस्टमेंट कर दो, टी बिल्स में, ट्रेजरी बिल्स में। अच्छा, आपको लगता है नहीं साहब अपने तो थोड़ा और लंबे समय का इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो 2 साल के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कर दो। समझ गए? बैंक के पास इतना सारा पैसा यदि किसी बैंक के पास पड़ा है तो क्या चाहेगा, तुरंत उसको इन्वेस्ट करना चाहेगा, और अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मिल गई तो उसमें तुरंत करेगा। एक तो ब्याज के ब्याज मिलता है और पैसा आपके पास सेव पड़ा हुआ है। तो क्या हो गया, 3 माध्यमों से मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंतर्गत आपने बाजार से पैसा सोख लिया। समझ गए? और इसके अंतर्गत मेन बात ये थी, इस मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम को आपने जब यूज़ में लेते हैं तो जो पैसा RBI लेके आती है वो सरकार अपने खर्चों के लिए काम में नहीं ले सकती। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी उसमें ये तय हुआ था कि आप 30,000 रुपये तक, 30,000 करोड़ रुपए तक, 30,000 करोड़ रुपए तक का सिक्योरिटीज आप इशू कर सकते हैं। समझ गए? मार्केट स्टेबलाइज स्कीम के अंतर्गत एक सीलिंग लगा दी कि सब 30,000 करोड़ से ज़्यादा की आप सिक्योरिटीज बना के बाजार में नहीं बेच सकते। समझ गए? ये तय कर दिया था। ये एक अस्त्र बनाया MSS, यहाँ तक क्लियर है। पहला अस्त्र बनाया उनने ICRR बना दिया, तो उन्होंने देखा ये तो 10 दिसंबर तक ही है, 10 दिसंबर के बाद तो दुनिया पैसे लेने आ जाएगी, तब बाजार में दोबारा से भैया कैश की आपूर्ति बढ़ जाएगी और दोबारा से महंगाई बढ़ जाएगी, अन्य समस्याएं आ जाएंगी। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, MSS को यूज़ में लिया जाए, निकालो अस्त्र को, MSS को यूज़ में ले लिया, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का पुराना इतिहास आपको मालूम है। अब हम देख लेते हैं भैया कि वर्तमान में ICRR के बाद जो MSS को यूज़ में लिया उसका क्या प्रभाव पड़ा और उसके सिनेरियो क्या निकल के आते हैं। समझ गए? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम समझ गए? इस MSS को एक उदाहरण के माध्यम से समझ लो। मतलब कि अब सरकार के लिए तो आप इसको खर्च नहीं कर सकते, लेकिन सरकार इस पर ब्याज तो देगी ना, तभी तो भैया आप खरीदोगे इन सिक्योरिटीज़ को, ट्रेजरी बिल को, कैश मैनेजमेंट बिल्स को। बिना ब्याज दिए तो आप खरीदोगे नहीं। मतलब ये तय हो गया था भैया आप पैसा तो लेके आएंगे, सरकार ब्याज तो देगी, लेकिन सरकार अपने विकास कार्यों पर इसको खर्च नहीं करेगी। अब एक उदाहरण से समझो भैया ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखो ध्यान करना, ये जो ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल हैं, इन दोनों भाइयों को ये जो सरकार है अपनी डिस्काउंट पर निर्गमित करती है, मतलब डिस्काउंट पर सेल करती है बाजार में। कैसे करती है समझ लो। जैसे कि मैंने आपको क्या किया, ऐसा एक प्रमाण पत्र दे दिया है ना, ऐसा एक प्रमाण पत्र दे दिया, उसमें लिख के दे दिया ऐसे कि यदि आप रोज़ ये 3 लाइन पढ़ोगे तो आप निश्चय ही IAS अधिकारी बन जाओगे। अच्छा, ये प्रमाण पत्र मैंने आपको बेचा
₹100 का प्रमाण पत्र था। क्या? ₹100 का प्रमाण पत्र था। अच्छा, अब ये ₹100 का प्रमाण पत्र था, ये सर्टिफिकेट कितने का बेचा मैंने आपको? बेचा नहीं, मतलब इसकी फेस वैल्यू कितनी थी? ₹100 थी। इसकी फेस वैल्यू थी ₹100, जो कीमत भैया लिखी हुई होती है ना जिस पर बेचते हैं, मतलब कि ये हमारी जैसे MRP जिसको आप बोलते हो, लेकिन जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उसमें MRP नहीं लिख के फेस वैल्यू लिखते हैं कि भैया ये ₹100 के मूल्य का ये दस्तावेज है। अच्छा, अब ₹100 मूल्य का जो दस्तावेज है, मैंने आपसे क्या कहा? ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल को हम डिस्काउंट में बेचते हैं। किस पे बेचते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? डिस्काउंट में बेचते हैं। अच्छा, हमने तय कर दिया कि साहब ये जो ₹100 का है ना, ये आपको ₹100 का नहीं देंगे हम देंगे आपको ये ₹8 डिस्काउंट में देंगे। कितने डिस्काउंट में देंगे? ₹8 डिस्काउंट में देंगे। और 90 दिन के लिए हम जैसे मान लेते हैं कैश मैनेजमेंट बिल 90 डेज, कि साहब 90 दिन बाद मैं तुमसे आप मेरे से जो सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं, ये चाहें तो मेरे बैंक में आके जमा करा देना, इसकी जो फेस वैल्यू मैं आपको दे दूंगा। समझ गए? फेस वैल्यू दे दूंगा आपको ₹100, लेकिन अभी कितने डिस्काउंट में दिया? ₹8 में। मतलब कितने का हुआ ये? ₹92 का। ये जो आप IAS परीक्षा में सफलता के लिए प्रमाण पत्र मेरे से लेके गए थे, ये प्रमाण पत्र कितने में खरीदा आपने? ₹92 में खरीदा। कितने में खरीदा? ₹12 में खरीदा। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बताओ 90 दिन बाद जब ये तुम्हें वापस ये प्रमाण पत्र मुझे देने आओगे कि देखो साहब, हम तो 90 दिन में हमने प्राप्त कर लिया, सारे गुटके प्राप्त कर लिए, अब हम पक्के IAS बन जाएंगे, या 90 दिन नहीं तो यदि मैं इसको अपना ट्रेजरी बिल के हिसाब से यदि इसको 364 दिन के लिए देता हूं, तो आप जब अधिकारी बन गए तब लेके आए कि लो साहब आपका प्रमाण पत्र वापस लो, 1 साल के लिए हम आपसे लेके गए थे, ये रोज़ सुबह हम उठते ही पढ़ते थे 3 लाइन, इससे हम अधिकारी बन गए। तो आपने क्या बोला? अरे वाह, मैंने कहा अधिकारी भी बन गए और आपने तो ब्याज भी कमा लिया। कैसे ब्याज कमा लिया? कि मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको? अब ₹100 देने पड़ेंगे। यदि 90 दिन के लिए आपने भैया ये कैश मैनेजमेंट बिल खरीदा मेरे से डिस्काउंट में, कितने का लिया? ₹92 का लिया। लाभ कितना हुआ आपको? ₹8 का लाभ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि 90 दिन बाद मैं आपको कितना रुपए दे रहा हूं? ₹100 दे रहा हूं। कितने रुपए दे रहा हूं? ₹100 दे रहा हूं। अच्छा, मुझे बताओ आपको कितना प्रतिशत क्या मिला? लाभ मिला। हाँ, आपको कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज दर पे कितना ब्याज दर मैंने आपको पे किया? कैसे बताओगे? बड़ा सरल है। आपने लाभ कितना कमाया? 100 में से 92 आपने ये लाभ कमाया, और इन्वेस्ट आपने कितना किया था? ₹92 इन्वेस्ट किया था आपने। ₹92 तो दिए थे मुझे, ₹92 इन्वेस्ट किया, और लाभ कितना कमाया? ₹8 कमाया। तो भैया इसको आप निकाल लेना, 8/92 गुणा 100, है ना? तो भैया इसका डिवाइड करके देख लेना कितना आता है। $8.70 आपको इंटरेस्ट रेट मिला। कितना मिला? 8.70% आपको ब्याज मिला इन 90 दिनों में। आपने जो प्रमाण पत्र लिया था, दस्तावेज हमसे लिया था, सर्टिफिकेट लिया था, जिसको कैश मैनेजमेंट बिल बोलते हैं, उस पर कितना आपने इंटरेस्ट कमाया? 8.70% ब्याज कमाया। समझ गए आप? कैश मैनेजमेंट और इसका समझ गए? MSS पे आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा? 8.70% तो देना पड़ेगा। समझ गए? ये देखो, इसलिए बताया मैंने कि आप कैश मैनेजमेंट बिल और ये ट्रेजरी बिल्स को, इनकी फंक्शनिंग समझ सकें। और एक बार आपने ये देख लिया ना कि भैया कि सर ने डिस्काउंट पे हमें ये सर्टिफिकेट दिया था परीक्षा में पास होने के लिए, तो आपके दिमाग में ये भी पिक्चर हो जानी चाहिए कि यदि स्टेटमेंट आ जाए आपके एग्जाम में कि साहब जो ट्रेजरी बिल है या कैश मैनेजमेंट बिल है वो डिस्काउंट पे सरकार बेचती है, तो आपको ध्यान आ जाएगा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हम जो सर्टिफिकेट लेकर आए थे IAS बनने का, वो हमने डिस्काउंट पे तो खरीदा था। ठीक है, ये क्लियर है? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, आपको इनके कुछ डिफरेंसेस और कुछ अंतर और समानताएं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। तो हमारा ये चैप्टर, ये वाला मतलब टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो मुद्रा आपूर्ति से संबंधित M0, M1, M2, M3, M4 है वो बता दूंगा। चलिए MSS को थोड़ा सा आगे और समझते हैं और क्लेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखो, एक प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई विमुद्रीकरण में जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम हम लेके आए, ये अस्त्र कैसे है ना?
देखो उसमें क्या हुआ था, 2004 में तो हमने क्या तय कर दिया था कि 30,000 करोड़। देखो इसमें मैंने अभी रेड कलर का मार्कर यूज में लिया था ना, वो मैंने लिया था कैमलिन का। किसका? कैमलिन का। इसको मिटाने में बड़ी दिक्कत आती है कैमलिन वाले को। ये ब्लैक वाले कलर के मार्कर ये दूसरी कंपनी का है, इससे लिखता हूँ तो ये बड़ी आसानी से रब हो जाता है। जैसे कोई पाउडर डाल रखा हो ना, तुरंत सूखता है और पाउडर सा बन जाता है और इमीडिएटली रिमूव कर सकते हो। तो मैंने देखा यार इसमें अंतर क्या है, तो इसका इंग्रेडिएंट्स पढ़ रहा था मैं। तो इंग्रेडिएंट्स में देखा कि ये जो ब्लैक वाला मार्कर जिससे मैं लिख रहा हूँ, इस पर लिखा हुआ था ज़ाइलिन फ्री। क्या लिखा हुआ था? ये जो मार्कर है ये ज़ाइलिन फ्री है, ज़ाइलिन एंड टॉलुइन फ्री। देखो अपने साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है ये ज़ाइलिन और टॉलुइन फ्री क्या है। तो ये कहते हैं कि यार ये जो अन्य जो हम मार्कर काम में लेते हैं उनमें जो स्मेल आती है या जो भी मटेरियल काम में लेते हैं वो कैंसर कारक भी हो सकता है। तो ये ज़ाइलिन और टॉलुइन फ्री होता है तो अच्छा माना जाता है वो मार्कर, है ना। अब वो जो इंक है, तब मैं सोचूं यार ये ब्लैक वाली तो आराम से मिट जाती है। अगर आपको कहीं दिख रहा होगा ना, जैसे लाइन दिख रही है ये हल्की हल्की सी, ये रेड लाइन दिख रही है, ये वो पुराने मार्कर की है, ये रब भी नहीं होती जल्दी से। और ये ब्लैक वाले को हल्का सा करो पूरा रब हो जाता है। तो देखो खोजबीन करी तो नई जानकारी मिल गई ना। इसी तरीके से आप कभी बाजार जाओ, मार्केट जाओ, कोई प्रोडक्ट उठाओ तो इन छोटी छोटी चीज़ों को देख लिया करो। कहीं बाजार से निकल रहे हो तो देख लो ये कौन सा ऑफिस का बोर्ड लग रहा है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का है या एक्साइज डिपार्टमेंट का है, और उस पर क्या लिखा हुआ है, मंत्रालय कौन सा लिखा हुआ है, राज्य सरकार का है ये ऑफिस या केंद्र सरकार का ऑफिस है। हल्की सी घुमा फिरी करो तो जिज्ञासा शांत कर लिया करो, ठीक है। चलो अच्छा, कहाँ था मैं? 30,000 करोड़ पे था। हमने देखा कि भैया 2004 में सरकार ने जो एमओयू किया था उसमें कहा कि भैया मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत 30,000 करोड़ रुपए के सरकारी प्रतिभूतियों को बाजार में बेचने के लिए निकाल सकते हो। देखो विमुद्रीकरण में 30,000 करोड़ हमने 2004 में तय किया था कि भैया 30,000 करोड़ रुपए तक की आप सरकारी प्रतिभूति बाजार में सेल आउट कर सकते हो, समझ गए। अच्छा, और हमने लेकिन दिक्कत क्या गई थी भैया, 10 दिसंबर का वो दिन आ गया जब तो तय हो गया था कि 10 दिसंबर के बाद आपको सीआरआर में अब जो रिजर्व है अपना पुरानी जितना प्रतिशत है उतना ही आपको रखना है, समझ गए। तो ये तो फिर दोबारा से मार्केट में पैसा निकल जाएगा और उसके लिए हम मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम लेके आए थे। हमें मालूम है कि भाई इस अस्त्र को यूज में लिया जाए कैसे। हमने क्या किया, देखो 30,000 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी तो हमने कब के लिए तय करी थी? 2004 में तय करी थी। लेकिन आज 15 साल बाद, 13-14 साल बाद भैया स्थिति विपरीत हो गई है। अब भैया मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो सरकार ने क्या किया, ये 30,000 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 6 लाख करोड़ इसकी सीमा कर दी। कितनी कर दी? 6 लाख करोड़ रुपए सीमा कर दी कि आप अब बाजार में हमारी बिना अनुमति के कितने रुपए तक के गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर सकते हो? 6 लाख करोड़ तक के कर सकते हो। कितने कर सकते हो? 6 लाख करोड़ तक के कर सकते हो। मतलब कि इसकी जो ऊपरी सीमा थी 30,000 करोड़ को, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया था सरकार ने? 6 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया था, समझ गए। अच्छा, अब साथ साथ ये कैश मैनेजमेंट बिल को भी समझ लो, ये इतनी बात है ना, ये इतनी ही बात है। अब हमने जो कैश मैनेजमेंट बिल देखा था ना, ये आपके लिए नया हो सकता है, एक बार इसको देख लें भैया। 2009 में इसको हमने लेके आए थे, कैश मैनेजमेंट बिल 2009 में लेके आए थे। और ये हम अभी देखा कि विक्रय करते हैं तो किस पर करते हैं? डिस्काउंट पर करते हैं। तीसरी चीज़ T+1 सेटलमेंट। ये क्या होता है? देखो T+1 सेटलमेंट होता है कि मैंने आपसे कुछ सामान खरीदा, समझ गए, तो जो आपका सामान है वो मुझे प्राप्त हो जाए। सामान जैसे आज खरीदा तो कल 24 घंटे के अंदर, मतलब आज जिस दिन ट्रेडिंग करी और उसका अगला एक दिन, इन 2 दिनों के अंदर, 2 दिन से मेरा तात्पर्य हो गया ट्रेडिंग प्लस डिलीवरी वाला डे। इन मतलब कि आज मंडे को मैंने आपसे कोई सामान खरीदा, समझ गए, पेमेंट किया, तो ट्यूसडे को रात के 12 बजे तक मेरे पास वो सामान मिल जाना चाहिए और मेरा पैसा आपके अकाउंट में भी ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, समझ गए। ये क्या कहलाता है? T+1 सेटलमेंट कहलाता है। देखो शेयर मार्केट में जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें खूब देखने को मिलता है T+2 सेटलमेंट, T+1 सेटलमेंट। मतलब कि ट्रेडिंग और अगले 2 दिन के अंतर्गत खरीद बेचान पूर्ण रूप से कर दिया जाएगा, सामान आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो कैश मैनेजमेंट बिल T+1 सेटलमेंट की भैया आज बिका है तो 1 दिन के अंतर्गत आपको कैश मैनेजमेंट बिल भी मिल जाना चाहिए और पैसा भी सरकार के पास आ जाना चाहिए। तभी तो भैया आप एक दिन का भी अगर आपने और एक्स्ट्रा इनको दे दिया तो बाजार में तो फिर मैनिपुलेशन हो जाएगा कैश का। तीसरी चीज़, एक चौथी चीज़ आ जाएगी। चौथी चीज़ होती है भैया SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के रूप में भी बैंक कैश मैनेजमेंट बिल का संग्रह कर सकते हैं, समझ गए। 5वीं इसमें इंपॉर्टेंट बात, देखो इसकी अधिकतम परिपक्वता अवधि हमने देखी थी 90 दिन होती है,
समझ गए। और हमने देखा कि भैया ई कुबेर करके एक प्लेटफॉर्म है जो हमने पहले बात करी थी। ये ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से सरकार ने अपनी अपनी दुकानें लगा रखी हैं। सरकार मतलब भारत सरकार, आरबीआई ने क्या कर रखी हैं, ऐसे पोर्टल बना रखे हैं। उसी में पोर्टल के दुकान सजा रखी है कि यहाँ से तुम रिजर्व रेपो रेट और रिजर्व रेपो लोन ले सकते हो। अगली दुकान से आप ये कैश मैनेजमेंट बिल ले सकते हो। अगली दुकान से आप क्या ले सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की खरीद बेच कर सकते हो। समझ गए। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की जितनी भी सुविधाएं हैं खरीद बेच की, सब इस ई कुबेर के माध्यम से होता है। समझ गए। आपको कहीं जाना नहीं होता, आप ऑनलाइन ही परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन ही सेल करते हो। और वो कहाँ पर होता है, ई कुबेर से होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा भैया कैश मैनेजमेंट बिल। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो ये जो एमएसएस है ना, आपके मन में एक सवाल और आना चाहिए, एक सवाल और आना चाहिए। इसके बाद ये भैया एमएसएस वाला अपना मैटर ख़त्म हो जाएगा। मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने आपसे क्या कहा था कि भैया मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत जो ये पैसा सरकार लेके आ रही है, मतलब आरबीआई लेके आ रही है, 6 लाख करोड़ रुपए लेके आएगी, ये सरकार के विकास कार्यों में खर्च नहीं होगा। क्या? सरकार के विकास कार्यों में खर्च नहीं होगा, लेकिन सरकार को इस पे ब्याज देना पड़ेगा ना। तो आप कहेंगे साहब ये आरबीआई ब्याज क्यों दे रही है, उसको लाभ तो है नहीं, कहीं उसने इन्वेस्ट तो कर नहीं रखा। देखो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आरबीआई जो अपनी इनकम करती है ना, वो अरबों रुपयों में होती है। कितने? अरबों रुपयों में होती है। जैसे रेपो लोन, उस पर ब्याज कमाती है। यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, उन पर लाभ कमाती है। और अन्य जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है ना, इस पर भी भैया लाभ कमाती है। तो इनका जो ये जो कमाई होती है ना, आप सोचते हैं ना आरबीआई करती कि आरबीआई इस माध्यम से खूब पैसा कमाती है। भैया इतना पैसा है कि आरबीआई के पास, इसीलिए तो सरकार बार बार आरबीआई से लोन लेकर जाती है। और आरबीआई से हम आगे जब देखेंगे राजकोषीय नीति में, तब सरकार क्या करती है, अभी वर्तमान में समझौता हुआ है ना, अमेंडमेंट हुआ है कि आरबीआई ने अपना पैसा देने की लिमिट सरकार को बढ़ाई है ना। सरकार तो ये कहती थी यार तुमने इतना सारा पैसा रख रखा है, हमें इतने सारे विकास कार्य करने हैं, डेवलपमेंट कंट्री, कुछ पैसा दे दो भैया। तो भैया उसके बारे में जब हम राजकोषीय नीति पढ़ेंगे तब समझेंगे। कहने का तात्पर्य ये कुछ इसके टूल्स हैं जिनके माध्यम से आरबीआई खूब कमाई करती है अपने एसेट्स के। ये एसेट्स होती हैं इसकी, है ना। एसेट मतलब जिन्हें मतलब जो इनके लोनेबल सामान है, जितने उन्होंने लोन बांट रखा है, समझ गए ना, इस एसेट्स पे खूब कमाई करती है और ये अरबों रुपए में होता है। तो एमएसएस पे आपने अगर थोड़ा कोई 1000-2000 करोड़ ब्याज दे भी दिया तो कोई लोड नहीं है भैया, पूरे देश को संभालने की और इकोनॉमी को संभालने की बात है। तो भैया इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। कई बार आप भैया बाज़ार में कई दुकानदार देखे ना आपने, कुछ सामान लेने जाते हो तो कई बार कम आपको वहाँ पर बैठा के चाय चूई भी पिला देते हैं, है ना, लेकिन आप सामान भी खरीद के ले आते हो। तो ये छोटा मोटा जो आप खर्चा करते हो ये इट डजंट मैटर, है ना। और ख़ास तौर पर डेमोक्रेसी है तो ये थोड़ा बहुत तो खर्चा आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन ये इस खर्चे से इनके लाभ में कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। जितना इनका लाभ होता है तो ये कर देते हैं, समझ गए। इस कारण से एमएसएस में ये तय किया गया था कि इस पर्टिकुलर फेज़ के लिए हमें एमएसएस यूज़ में लेके सरकार ये थोड़ा बहुत अपना जो घाटा है इसको वहन कर सकती है आराम से। और इस नाते बाज़ार में मुद्रा की आपूर्ति भी कम हो जाएगी और महंगाई दर और तरलता को भी हम समायोजित कर लेंगे, समझ गए। तो ये केस स्टडी क्लियर है आपके पास। कैसे भैया CRSLR को अधिक पैसा सरकार के पास आ गया था तो कैसे कंट्रोल किया आरबीआई ने और सरकार ने। चलो बहुत बढ़िया। अब हम समझ लेते हैं M0, M1, M2, M3, M4, ये और समझ लेते हैं मौद्रिक नीति का लास्ट। उसको आप अपने मौद्रिक नीति का जहां हमने पढ़ा है उसमें कहीं पर भी एक ब्लॉक बना के लिख लेना। देखो मित्रों, यह जो अब हम M0, M1, M2, M3, M4 देखने जा रहे हैं, ये आपको कहाँ करना है, जहाँ हमने मुद्रा को पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, उसी मुद्रा में नीचे एक बॉक्स बना के इसको मेंशन कर लेना, समझ गए। या आप कहीं पर भी बॉक्स बना के इसको लिखना चाहें तो लिख लेना, चाहे जहाँ अभी समझा रहे हैं तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन मुद्रा जहाँ पढ़ा वहाँ लिखेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन इसको लास्ट में समझाने का कारण यही था कि एक बार आपको मुद्रा की मांग और आपूर्ति के बारे में एक व्यापक समझ हो जाएगी ना, तब इसको समझने का आनंद है, समझ गए। अच्छा, दूसरी बात ध्यान रखना, इसको एक बार तो आप समझ लो। समझ कैसे लो, एक बार तो हल्का सा रट लो। एक बार मैं आपको थोड़ी सी स्कीम बताता हूँ इसकी रटने की, तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा। देखो M0 से लेके M4 तक ये भैया और ये है क्या, ये बेसिकली हमारे मनी सप्लाई को मापने के मेजरमेंट की एक तरीके से मानक हैं कि हमारे यहाँ पर देश में भी कितनी अर्थव्यवस्था में
मुद्रा की आपूर्ति हो रही है उसको मापने का ये मानक है। M0 बोलेंगे तो इतनी है, M1 बोलेंगे तो इतनी है, M2 बोलेंगे तो इतनी है। समझ गए? अच्छा, अब हम शुरू करते हैं M0 से। जीरो से M0 जो होती है इसको आपको कहीं कहीं पर आधार मुद्रा और हाई पावर करेंसी के रूप में जाना जाता है। उच्च शक्तिशाली मुद्रा के रूप में भी इसको डिनोट करते हैं। क्या होती है ये? देखो इसको समझो। C से करेंसी, क्या C से करेंसी, और R से क्या है? RBI के पास बैंकों के जमा, जैसे कि एग्जाम्पल इसका ले लो आप CRR, और RBI के पास अन्य जमाएं, फॉरेन रिजर्व जैसे जमाएं। यदि मैं आपसे कहूँ कि भैया M0 कितनी है हमारे देश की, तो आप क्या बोलेंगे? साहब जितनी करेंसी है प्रचलन में मुद्रा मतलब बाजार में जितनी मुद्रा हैं वो, और साथ ही साथ RBI के पास बैंकों का जमा, मतलब बैंकों ने जो RBI के पास पैसा जमा कर रखा है उसको जोड़ लो साहब, और साथ ही साथ R1 RBI के पास अन्य जो जमा है फॉरेन रिजर्व है उनको भी जोड़ लो, तो ये हमारी क्या कहलाती है? M0 कहलाती है। ठीक है, अब देखो M1 में स्टार्ट करो। M1 में हम क्या करेंगे? ध्यान रखो, M1 बैंक के बाद डाकघर के बाद बैंक, और बैंक के बाद पुनः डाकघर। मैंने क्या बोला? ऐसे ही ध्यान करना। बैंक के बाद पोस्ट ऑफिस, अगेन बैंक, और बैंक के बाद अगेन पोस्ट ऑफिस। बीपी हो जाता है ना, तो बीपी M1 से ध्यान रखो, बीपी। अब देखो बी को पकड़ के चलना, बी से बैंक। देखो ये क्या कह रहा है? सी से वही करेंसी, क्या? प्रचलन में मुद्रा। डीडी हो गया डिमांड डिपॉजिट। मांग जमा क्या हो गया? मांग जमा, जिसमें सेविंग आती है। ध्यान है ना, सेविंग अकाउंट वाले को मांग जमा कहते हैं, टाइम डिपॉजिट नहीं, मांग जमा। चलिए क्या देखा हमने? M1 क्या होगा? M1 कहलाएगा भैया C फॉर करेंसी, प्रचलन में जितनी मुद्रा भी बाजार में है वह, और DD डिमांड डिपॉजिट इन बैंक में मांग जमा कितनी है। समझ गए? M1 B हो गया आपका। अब P ले आए, BP। P में ध्यान रखना पोस्ट ऑफिस, डाकघर, ये आप कीवर्ड ध्यान रखना। मतलब M1 में पहले क्या आएगा? बैंक आएगा, उसके बाद डाकघर आएगा, फिर पुनः एक बैंक आएगा, फिर पुनः डाकघर आएगा। ये तो रहा कि हमें याद रह जाए और समझ हम लेते ही क्या होता है। अब हम देखते हैं M2। M2 में क्या करना है आपको? ये जो M1 है, इस M1 में ये जो बचत जमा है ना डाकघर में, इसको ऐड कर देना। डाकघर में बचत जमा, जैसे भैया मांग जमा बैंक में थी ना, ऐसे डाकघर में जो जमा बचत जमा होती है उसको आपको ऐड कर देना है। किसमें? M1 में ऐड कर देना है। क्लियर है? M1 कैसे निकालोगे? C फॉर करेंसी, प्रचलन में जितनी मुद्रा है, और उसमें हम देख लेंगे भैया बैंकों के पास मांग जमा कितनी है। ये दोनों जोड़ देते तो हम मान जाते हैं कि भैया M1 क्या हो गई? इतनी हमारे यहाँ पर मुद्रा की सप्लाई है बाजार में, जिसको हम डिनोट करेंगे M1 से। यदि मैंने कहा M2, तो कितनी मुद्रा की सप्लाई का माप आप कैसे बताएंगे मुझे? कि साहब जो M1 है ना, उसमें एक काम करो, डाकघर में जो बचत जमा है ना वो भी जोड़ लो, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? M2 कहलाएगी। स्पष्ट है? तीसरा M3 क्या होती है? देखो जो आपका M1 था ना, M2 नहीं, M1 जो था, M1 में अगर आप व्यवसायिक बैंकों के पास जो अवधि जमा है, देखो B आ गया ना दोबारा बैंक, BP, तो B आ गया बैंक, अगेन बैंक आ गया। देखो बैंकों का हमने डिमांड डिपॉजिट तो यहाँ M1 में जोड़ लिया था। M3 में क्या आएगा? उसका अवधि जमा, टाइम डिपॉजिट में आप सभी जानते हो, जैसे FD वगैरह जो होती हैं, बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं, वो किस में आते हैं? अवधि जमा में आते हैं। समझ गए? M1 प्लस व्यवसायिक बैंकों में अवधि जमा, और हमने M3 में क्या देखा हमने? M1 प्लस व्यवसायिक बैंकों में अवधि जमा, और M1 में हमने क्या देखा? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। यहाँ हमने कैश जोड़ दिया। अब जो हमने आगे जोड़ा, इसमें अन्य मुद्रा की मात्राएं हम जोड़ते जा रहे हैं, और उसके माध्यम से बताते रहेंगे देखो भैया कितनी हमारी मनी सप्लाई है मार्केट में। समझ गए? और ये जो M3 है ना, M3 हम जो भी भैया मुद्रा की आपूर्ति का आकलन करते हैं ना, इस M3 से ही करते हैं। इस M3 के माध्यम से देखते हैं कि बाजार में कितनी मुद्रा है। समझ गए? इसी को हम एज ए मानक के रूप में भारत में हमारे काम में लेते हैं। क्लियर? अच्छा M4 देखो, M4 में क्या होता है? ये जो M3 है, इसमें अब दोबारा क्या आ जाएगा? P से पोस्ट ऑफिस, डाकघर, और अब क्या करोगे? डाकघर के पास जितनी भी जमा है, देखो डाकघर में भी टाइम डिपॉजिट होती हैं, डाकघर में भी FD होती हैं,
तो इस डाकघर के पास जितनी भी बचत है ना, जितनी भी जमा है ना, वो सब जुड़ जाएगी। अब स्पष्ट है? बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, राष्ट्रीय बचत पत्र को छोड़कर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं उनको छोड़कर, ये यदि डाकघर में, तो इनको आप इसमें काउंट नहीं करेंगे। स्पष्ट है? अच्छा, इसमें अगली चीज़ अब देखो, ये आप समझ गए, बीपी समझ गए सरल हो जाता है आपके लिए फिर, है ना। अच्छा, अब इसमें ध्यान रखना, ये जो M1 और M2 है इसको हम क्या बोलते हैं? नैरो मनी बोलते हैं। और M3 M4 को क्या बोलते हैं? ब्रॉड मनी बोलते हैं। समझ गए? संकुचित मुद्रा और ब्रॉड को वृहद मुद्रा भी कह सकते हो, है ना। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज़ और देख लो, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया था, ये जो M1 M2 M3 M4 है ना, इसका एक क्रम है। और वो क्रम कैसा है, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ ना। M1 M2 M3 और M4, ये क्या है? M1 M2 M3 4, ये भैया इनके तरलता का क्रम है। क्या? यहाँ पर तरलता ऐसी कम होती जा रही है। क्या होती जा रही है? तरलता कम होती जा रही है। M1 जो आप कहोगे ना, इसका मतलब होगा कि ये सबसे ज़्यादा लिक्विड है, तुरंत आपको पैसा चाहिए तो M1 में चल जाके लेके आ सकते हो। उसके बाद कम तरल M2 है, उससे कम तरल M3 है, और सबसे कम तरल M4 है। देखो, टाइम डिपॉजिट जहाँ जाता है ना, तो आप सभी जानते हो कि भैया इसमें तो टाइम डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट ऐड हो रहा था, इसका मतलब ये तरलता के क्रम में तो नीचे ही आएगा, मांग जमा से तो नीचे ही आएगा। तो ये इनका तरलता का क्रम है। अब कभी मत भूलना, इसमें याद और रटने की तुम्हें कतई आवश्यकता नहीं। हाँ, कई बार जो कन्फ्यूज़न होता है ना, वो बस यही होता है, बीपी डाकघर किस में जुड़ा था और बैंक का किस में जुड़ा था। और जब हम देखते हैं कि स्टार्टिंग के तरलता के क्रम में, तो भैया टाइम डिपॉजिट तो यहाँ जुड़ नहीं सकता स्टार्टिंग में, वो तो बाद में ही आएगा, क्योंकि तरलता क्रम में 3 और 4 नीचे ही आते हैं। तो आप देखो, अवधि जमा इसमें आ रही है, फिर बची हुई सारी जमा डाकघर की M4 में जोड़ दी जाती है। अरे ये स्पष्ट है? इसमें 2-3 चीज़ें और हैं, वो और मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या करें, M3 जो होती है वो क्या कहलाती है? सर्वाधिक व्यापक मुद्रा। और क्यों कहते हैं सर्वाधिक व्यापक मुद्रा? क्योंकि भैया जो हमारे आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं ना, उन आर्थिक क्रियाकलापों में जो सबसे ज़्यादा सहज संबंध हमें किसी में नज़र आता है तो M3 में नज़र आता है। समझ गए? इसलिए इसको व्यापक मुद्रा कहते हैं। नैरो और ब्रॉड, ये आप देख लेना, ये ब्रॉड को व्यापक भी कहते हैं ना, व्यापक मुद्रा भी कहते हैं। और ये संकुचित और संकीर्ण भी आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलता है, संकीर्ण मुद्रा। अब इसमें आपको देखो, मुद्रा गुणक आपको ध्यान ही है, हमने देखा था। अब आपको मैं एक उच्च शक्तिशाली मुद्रा के बारे में और चर्चा कर लेता हूँ। जो हमने ये M0 के बारे में चर्चा करी थी ना, ये आपने फॉर्मूले के रूप में देखी थी। अब मैं आपको एक थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा और कर लेता हूँ, तो ये भी हाथों हाथ ही क्लियर हो जाएगा। इसको देख लीजिए, ये क्या है? हाई पावर मुद्रा, हाई पावर करेंसी, इसको M0 भी बोलते हैं। ठीक है? अच्छा, अब एक बार इसको देखो, ये देखो कॉन्सेप्ट देखो, ये क्या है? आम जनता, इसको मैं C डिनोट कर देता हूँ। मतलब कि देखो, आम जनता के पास जो संचरण में मुद्रा है ना, मतलब आपकी और मेरी जेब में या हमारे घर पे जो मुद्रा रखी हुई है, वो संचरण में मुद्रा है, ये मुद्रा है। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है? बैंक में जो जमा करा रखी है हमने नकद रूप में, है ना, मतलब बैंक के पास जो नकद रूप में पैसा है, एक तो वो, यही तो करेंसी होगी। कहाँ का करेंसी फैली हुई है अगर हम बात करें हमारे देश में। तीसरा क्या ऑप्शन हो सकता है? जनता के पास हो गया, व्यावसायिक बैंकों के पास नकद पैसा हो गया, और व्यावसायिक बैंकों ने जो RBI को पैसा जमा करा रखा है, एक तो ये, और दूसरा भारत सरकार ने जो पैसा जमा करा रखा है RBI में, वो यही तो पैसा होगा बाजार में। हाँ, यही तो मार्केट में कैश में पैसा मिलेगा ना। और इसी पैसे को हम क्या बोलते हैं? इसी मुद्रा आपूर्ति को हम बोलते हैं उच्च शक्तिशाली मुद्रा। और इसी मुद्रा की वजह से हम क्या बोलते हैं? आधार मुद्रा, इसी को बोलते हैं M0 को। अच्छा, क्यों बोलते हैं आधार मुद्रा? सोचो, बड़ी सिंपल सी बात है। अरे भैया, आपको मनी कितनी छापनी है, कितनी नहीं छापनी है, इसका आप निर्धारण कैसे करेंगे? इसी मनी, ये आधार मुद्रा के आधार पे कि भैया कितनी मुद्रा की आपूर्ति बाजार में है। देखो, तय होगा कि भैया हमने अब तक इतनी मुद्रा छापी थी, तो इतनी हमारे पास संचरण में मुद्रा है। समझ गए? करेंसी है लोगों के पास,
इतनी बैंक के पास नकद राशि है, इतनी आरबीआई के पास है, मतलब मोटा मोटा ये हमारे पास इतनी देश में मुद्रा चल रही है कैश में। इसी को हम क्या बोलेंगे, हाई पावर करेंसी या उच्च शक्तिशाली मुद्रा बोलते हैं। अच्छा, मुद्रा गुणक आपको ध्यान ही है, 1/CRR रेट जो होता है ना, आपने देखा ही था, जिसमें मुद्रा गुणक भी आपने समझा था कि मल्टीप्लायर क्या होता है। हाँ, एक आयुषु तुम्हारा सवाल था, कल तुम्हारा आया था कि सर जो आपने समझाया था कि 100 रुपये कैसे 500 रुपये बन जाते हैं, ये मुद्रा गुणक ही था। तो आपसे मैंने क्या आग्रह किया था कि एक बार जो NCERT की 12वीं किताब है उसको पढ़ लेना, और संभवतः आपने अवश्य पढ़ ली होगी। अच्छा, सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा जो जो देख रहे हैं, देखो 12वीं की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो केवल एक पैराग्राफ है। आप भी क्या करना, उस एक पैराग्राफ को जो मुद्रा गुणक करके है उसको पढ़ लेना, एक पन्ना ही है। अच्छा, उसको पढ़ लेना, और उसके बाद भी यदि तुम्हारे मन में कोई डिफिकल्टी रही तो उसको मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा, उसके लिए निश्चिंत रहना। लेकिन इतना सा अपनी तरफ से कार्य करना और तुम्हें अवश्य वो समझ में आ जाएगा। एक बार में संभवतः तुम्हें वो नहीं ध्यान में आएगा, लेकिन अपना वीडियो देखोगे ना तब आपको रिलेट कर पाओगे कि ये 100 रुपये 500 रुपये कैसे बन गए। समझ गए, मनी मल्टीप्लायर कैसे काम कर रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री में, मुद्रा गुणक कैसे काम करती है। चलिए, ये मुद्रा एवं बैंकिंग अपना हुआ। अच्छा, एक चीज़ तो रहना बताना भूल गया, बिटकॉइन। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आप में कई हो बोला कि बिटकॉइन मुद्रा है या नहीं है। देखो, हमारे भारत देश में इसको हमने लीगल टेंडर मनी नहीं माना है, हमने इसको वैध मुद्रा नहीं माना है, समझ गए। और एक कैसी मुद्रा होती है, इसको हम वर्चुअल करेंसी बोलते हैं, आभासी मुद्रा बोलते हैं, आभासी मुद्रा। कभी आप खाली जगह जाते हो ना, मतलब ऐसे भूतवा मकान में क्या बोलते हो, अरे देखो साहब मुझे डर का आभास हो रहा है, तो कहीं यार डर दिखा तो सही तरह कैसा हो रहा है, या तो आप जेस्चर बना के दिखाओ, समझ गए ना। लेकिन उस जेस्चर से क्या आप मालूम कर सकते हो कि भैया कि ये वास्तव में डर रहा है। कई बार वो मूर्ख भी तो बना रखा होता है। तो इस प्रकार की ये करेंसी है, आभासी मुद्रा। आभास ही कर सकते हो, इसको हाथ में लेके नहीं देख सकते। कुछ चीज़ गर्म है, कुछ ठंडा है, तो उसको तो आप छू के देख सकते हो। सिक्का है, नोट है, हाथ में लेके देख सकते हो। लेकिन ये कैसी करेंसी है भैया, ये आभासी मुद्रा है। ये डिजिटल फॉर्म में या एक कोडिंग फॉर्म में रहती है, एक इंक्रिप्शन कोड होता है विशेष रूप से, केवल वो नंबरों के माध्यम से काम करती है। कहीं पर भी ये एज ए फिएट करेंसी कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती है, समझ गए। और इसलिए देखो, इसके बारे में इतना भी आपके लिए जानना आवश्यक नहीं है कि यह जो है आभासी मुद्रा है, और भारत में इसको इलीगल का अभी भी मतलब लीगलिटी के स्टेटस नहीं दिया गया है। हाँ, लेकिन इसमें अपने इकोनॉमिक सर्वे में बात ज़रूर करी थी भैया कि बिटकॉइन को या ये जो वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी भी जिसको हम बोलते हैं, इसके बारे में भी हमारे यहाँ पर काम होना चाहिए, और कैसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हो हाँ आप अपने आर्थिक तंत्र में, उसके बारे में बात जरूर करी। नीति आयोग ने भी बोला है। अब ये जो पूरा पर्टिकुलर पार्ट है इस सेक्शन का, ये हम डिस्कस कर लेंगे जब मेंस का ये जो बैंकिंग वाला पार्ट पढ़ेंगे, एनपीए पढ़ेंगे, इंसॉल्वेंसी पढ़ेंगे, उस पार्ट के अंतर्गत हम इसको और अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन आपको भी इतना सा जानना पर्याप्त है कि ये वर्चुअल करेंसी है, भारत में इसका स्टेटस क्या है, लीगली बाइंडिंग स्टेटस के अंतर्गत नहीं आती है, आभासी मुद्रा है। और दूसरा आप कर लो, इसमें क्रिप्टोलॉजी टेक्निक है कोई, है ना, उस तकनीक पर ही आधारित है, और इसका आरबीआई नियमन नहीं करता है। चलिए, बहुत बढ़िया रहा, खैर तान के हमने इसको पूरा किया अच्छे से, बैंकिंग एवं मौद्रिक नीति को। अब देखो तुम्हारा काम ज़्यादा हो जाता है, मेरा काम तो हो गया, देखो 80-85% काम तो अपना हो गया। अब ये 15% जो कार्य है ना, इसमें आइडेंटिफिकेशन का ये आपको करना है, समझ गए। और कहीं पे भी किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आए तो आप विकास जी से बेधड़क पूछ लेना। मार्केटिंग, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे भैया 8619059759 ये अपना व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज छोड़ देना, मैं आपसे अवश्य बात कर लूँगा। दूसरा अपना टेलीग्राम चैनल @PRATHAMRANK प्रथम रैंक, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इस पर भी जुड़ जाना आप, समझ गए। चलिए, इसको कर लेना अच्छे से। अब नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, मुद्रास्फीति, क्या, इन्फ्लेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये जो किया है ना, इसके जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, ये
आज हो गया मंडे, तो वेडनेसडे को मैं अपलोड कर दूंगा, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इसके देख लेना। और नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे मुद्रास्फीति का, उसका भी आनंद लेना मुद्रास्फीति का। अब क्या मुद्रास्फीति आपको ढंग से समझ में आएगी कि जब हमने मुद्रा एवं ये बैंकिंग एवं मौद्रिक नीति देख ली ना, तो अब हम जब इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों की टर्मिनोलॉजीज क्लियर रहेंगी, तो बड़ा आनंद आएगा मुद्रास्फीति समझने में। चलिए इसी इस प्यारे से नोट पे आज समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना, इसी आशा के साथ में कि तुम सब बहुत बढ़िया से तैयारी कर रहे हो और 2021 में सारे के सारे नाम रोशन करोगे। चलिए धन्यवाद।